सो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, क्या हाल चाल सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है शिवम तिवारी और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खुद के प्यारे से चैनल में जिसका नाम है वी आर जीनियस। और हम लोग बेटा क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 5 लेके आए हैं। हम लोग 4 लेक्चर पहले ही कवर कर चुके हैं जहाँ पे हमने कूलम्ब्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड और भी ऐसी बेसिक टर्म्स और भी जो टॉपिक्स हमने कवर कर रखे हैं। और अगर अभी तक आपने वो सब नहीं देखा तो प्लीज मेक श्योर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप जाकर वो सब देख सकते हैं या फिर हमारी प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है लेक्चर नंबर 5, इसमें हम कुछ नई चीजें पढ़ेंगे। तो बिना वक्त गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग बेटा इस लेक्चर में क्या देखेंगे, हम लोग अभी तक आपने ना पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। किसके लिए निकाला था? पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? k/r²। यानी अगर हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज है ऐसे, ठीक है, और ऐसे r डिस्टेंस पे हमें p पॉइंट पर हमें क्या चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो हम क्या निकालते थे? k/r²। हम ऐसे निकाल लेते थे इलेक्ट्रिक फील्ड। सही बात है क्या? अच्छा, अगर हमारे पास ऐसे बहुत सारे सिस्टम ऑफ चार्जेस हो जाते थे तो हम उस पर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाकर उस पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते थे। अच्छा, ये भी हमें आता है, हमने पिछले लेक्चर में देखा है। लेकिन आज हम क्या करेंगे, अगर आपके पास एक चार्ज बॉडी आ जाए, जैसे कि एक वायर आ जाए जो चार्ज है, ठीक है, उस पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, है ना। किसी उससे एक p पॉइंट दूर ऐसे अगर हम रख दे और आपसे पूछे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो वो कैसे आप पहचानेंगे, वो कैसे आप निकालेंगे। या किसी रिंग के बीच में सेंटर पे आपसे पूछ लिया जाए कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो वो कैसे आप निकालेंगे, यही सब आज हम देखने वाले हैं, ठीक है। और उसके लिए हमें कुछ टर्म्स आनी चाहिए, ठीक है। उन टर्म्स के बारे में समझते हैं जरा हम लोग फटाफट से। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से वर्ड से समझ आ गया होगा कि किसी बॉडी पे चार्ज अगर डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है तो उसी को हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, ठीक है। अब ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो दो तरीके से होता है। कितने तरीके से होता है? दो तरीके से होता है। एक होता है डिसकंटिन्यूअस। क्या होता है? एक होता है डिसकंटिन्यूअस, एक होता है कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिसकंटिन्यूअस क्या होता है? अगर हमारे पास कोई बॉडी है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास बॉडी है, अब यहाँ पर हमने ऐसे, ये देखो ये चार्ज बॉडी है, ठीक है, ऐसे। अब जरा ध्यान से देखो, ये नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज है, मतलब कहीं पर कम चार्ज है, बॉडी के किसी जगह पर कम चार्ज है, किसी जगह पर ज्यादा चार्ज है, किसी पे कम किसी पे ज्यादा, मतलब पूरी तरह से क्या यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है? क्या हर जगह इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है? नहीं। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? डिसकंटिन्यूअस चार्ज बॉडी या डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? अगर किसी बॉडी में इक्वल या यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। अब कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के। तो कौन कौन से होते हैं हमारे पास? कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग पढ़ते हैं लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। समझते हैं सबसे पहले लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। कि अगर किसी वन डायमेंशनल बॉडी पर, अगर किसी वन डायमेंशनल बॉडी पर, वन डायमेंशनल लाइक कोई वायर है हमारे पास इस तरह से, इस पे अगर ऐसे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, या फिर हमारे पास कोई कर्व है, इस पे ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, या फिर हमारे पास कोई रिंग है, ठीक है, इस पे ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कोई हमारे पास वायर है या कोई हमारे पास एक लेंथ एल लेंथ की मान लो, या किसी भी लेंथ की आप बोल सकते हो, एक वायर है, ठीक है, या कोई कर्व है, या कोई हमारे पास ऐसे रिंग है, तो हम इस पे अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड करते हैं कैसे? यूनिफॉर्मली, तो इसको हम बोलते हैं लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और इसी में हम एक टर्म पढ़ते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी? ये जो वायर या ये जो रिंग, इस पे अगर हम पर यूनिट लेंथ, अगर इसकी पर यूनिट, इसकी 1 यूनिट लेंथ पर देखें कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसी को हम क्या बोलते हैं? लीनियर चार्ज डेंसिटी। यानी इसके पर यूनिट लेंथ पे कितना कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो लैम्डा लैम्डा डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। और लैम्डा इस पूरे रिंग के लिए या इस पूरी रिंग के लिए या इस पूरे वायर के लिए कैसा होता है? कांस्टेंट होता है। याद रखना, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है? किसी लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कांस्टेंट होती है। क्या होती है? कांस्टेंट। समझते हैं इसको, अगर नहीं समझ आए तो मैं इसको समझाता हूं, जरा ध्यान से समझना। जैसे ये लाइन है, इस पे हमने एक यूनिट लेंथ काट ली, एक यूनिट लेंथ काट ली। अब ये जो यूनिट लेंथ है, ये इसकी लेंथ है मान लो dl। अब इस यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज होगा? dq, ठीक है। ऐसे हमने यहाँ पर सेम फिर से dl यूनिट लेंथ काटी, इस पर भी कितना चार्ज होगा? dq। ऐसे dl लेंथ अगर आप काटोगे तो उस पर हर dl लेंथ पे कितना चार्ज होगा? dq चार्ज होगा,
ठीक है, यानी पर यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज है, डी क्यू। अब इसी चीज को हम किससे डिफाइन कर देते हैं, लैम्डा से, कि पर यूनिट लेंथ कितना चार्ज है, दैट इज अ लैम्डा। लैम्डा इज इक्वल टू में पर यूनिट चार्ज, चार्ज पर यूनिट लेंथ, लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है। और अगर ये पूरी, अब देखो, अब आपको ये बात समझ आ गई होगी कि हर जगह पर चार्ज जो है हर यूनिट लेंथ पे इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसकी चार्ज डेंसिटी हर जगह पर सेम होगी, और पूरी वायर पे भी तो चार्ज डेंसिटी लैम्डा ही होगी ना बेटे, समझ रहे हो मेरी बात, है ना। इसको आप थोड़ा सा ऐसे फील करो, अब ऐसे फील करो, देखो मैं आपको समझा रहा हूं, एक मिनट के लिए इस टॉपिक से थोड़ा सा अलग जाके समझाता हूं। जैसे वाटर होता है, वाटर के अंदर डेंसिटी, आपने वर्ड सुना है, डेंसिटी क्या होता है, गाढ़ापन होता है। अब वाटर को ऐसा तो नहीं है कि वाटर कहीं से कम गाढ़ा होता है, कहीं से ज्यादा गाढ़ा होता है ना। चाहे उसकी एक यूनिट लेंथ में देखो, जितनी डेंसिटी वाटर की एक यूनिट लेंथ में होगी या एक यूनिट वॉल्यूम में होगी, लेंथ बोलते हैं हम, सॉरी, एक यूनिट वॉल्यूम में जितनी डेंसिटी होगी वाटर की, पूरे कटोरे में या पूरे टब में या जितना भी वो वाटर है या पूरी नदी का वाटर है, हर जगह उसकी डेंसिटी वही तो रहने वाली है। चाहे आप चाहे उसमें से एक यूनिट वॉल्यूम निकाल लो, चाहे आप उससे एक कटोरा वॉल्यूम निकाल लो, चाहे उससे आप 2 लीटर निकाल लो, 10 लीटर, उन वाटर की कितने भी वाटर आप निकालो, उस पूरे वाटर पे डेंसिटी क्या है, इक्वल। वही तो बात मैं भी कह रहा हूं, इसमें चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इस पूरी लेंथ पर जितना जिस तरह यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी पर यूनिट लेंथ पर जितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको हम किससे डिफाइन कर रहे हैं, लैम्डा से। अगर आपको बात समझ में आ गई है तो बहुत बढ़िया, और नहीं समझ आई तो थोड़ा सा बैक करो, समझ आ जाएगी। लैम्डा मैंने बताया क्या होता है, कि पर यूनिट लेंथ कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो जाता है। तो पर यूनिट के लिए भी हो सकता है, और अगर नेट चार्ज क्यू है और पूरी लेंथ एल है तो क्यू बाय एल भी आप बोल सकते हैं। इसकी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी बेटा, चार्ज की यूनिट होती है कुलम और लेंथ की होती है मीटर, तो कुलम पर मीटर। आ रही है ये बात समझ में। अब सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अगर कोई हमारा सरफेस है, जैसे ये हमारी शीट है, अब इस शीट पे अगर हमने ऐसे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिया, ठीक है। अब इस शीट पर, यानी एक 2 डायमेंशनल बॉडी है ना, कैसी बॉडी है, 2 डायमेंशनल बॉडी है। अब इस बॉडी पर यूनिट सरफेस पे, इसका एक यूनिट सरफेस पे जितना चार्ज होता है, ठीक है। अच्छा, पहले मैंने क्या बोला, किसी भी 2 डायमेंशनल बॉडी पे, किसी भी सरफेस वाली बॉडी पे, ठीक है, जो 2 डायमेंशनल हो, उस पे यूनिफॉर्मली चार्ज अगर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो उसको हम बोलेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलेंगे, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और इसके पर यूनिट सरफेस पे, आप क्या करो, इसका एक यूनिट सरफेस काट लो, और उसके एक यूनिट सरफेस पे जितना चार्ज होगा उसको हम सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलेंगे। सेम एज यूजुअल लीनियर चार्ज डेंसिटी की तरह डी क्यू बाई डी एस, ठीक है। इसको किससे दिखाते हैं हम लोग, सिग्मा से दिखा रहे हैं, ठीक है। इसकी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, कुलम पर मीटर स्क्वायर। क्लियर हो रहा है क्या। ऐसे ही बिल्कुल वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। क्या हो जाता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कि इट इज अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्प्रेड ओवर अ 3 डायमेंशनल बॉडी। अगर कोई बॉडी है, ठीक है, वो इन ऐसे उसके पूरे वॉल्यूम में है ना, जैसे ये स्फीयर है, ठीक है, इसके पूरे अंदर तक वॉल्यूम में एकदम क्या है, अच्छे से यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसका एक यूनिट वॉल्यूम काटो, उसके एक यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा, डी क्यू, उसको हम किससे दिखाएंगे, रॉ से, और यही क्या होता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और किसी 3 डायमेंशनल बॉडी पे जो यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। क्या बात समझ में आ रही है, ठीक है। और इसकी ऐसा यूनिट हो जाएगी कुलम पर मीटर क्यूब। क्लियर है क्या, इसकी ऐसा यूनिट हो जाएगी कुलम पर मीटर क्यूब। अच्छा, अब ये जितनी बातें मैंने आपको बताई, इनके जो मैंने फॉर्मूले बताए, इनको याद रखना। और क्योंकि आज का जो मेन आपको बहुत बार यूज करना पड़ेगा, हम लोग लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं, क्योंकि हम लीनियर बॉडीज ही लेंगे आज की वीडियो में, ठीक है, जो कि हमारे सिलेबस में है, ठीक है। चलिए बात करते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अगर ये टर्म्स आपको समझ आई तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब अपने मेन टॉपिक पे चलते हैं। आज हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कोई हमारे पास एक बॉडी है जिसके ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसके ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे। मान लो हमारे पास ऐसे एक वायर है जिसपे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, एक मिनट, ठीक है। मान लेते हैं क्यू चार्ज है, और ये क्यू चार्ज इस पे क्या है, यूनिफॉर्मली ऐसे हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्यू चार्ज क्या कर दिया, इस पूरी वायर पे हमने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्या ये सीधी दिख रही है, क्या ये थोड़ी सी सीधी दिख रही है, एक मिनट, ठीक है, मुझे माफ़ करना अगर ये थोड़ी सीधी ना दिख रही हो, ठीक है, ड्राइंग कभी कभी ख़राब हो जाती है। चलो, तो ये वायर है, इस पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। और इस वायर की जो लेंथ है, ये मान लेते हैं हमारे पास क्या है,
एल लेंथ है, इस वायर की जो लेंथ है हमारे पास मान लेते हैं एल लेंथ है। अब इसी वायर के इसके खुद के एक्सिस पे ही आगे एक पॉइंट, ये जो है इसका जिस एक्सिस पे रखा हुआ है इसी एक्सिस पे एक पॉइंट है, ये पॉइंट है P। अब इस P पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये है हमारा क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन समझ आया कि हमारे पास एक वायर है, वायर पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, वायर की लेंथ है L और इसी एक्सिस पे हमारे पास एक पॉइंट है P और इस P पॉइंट पर वायर से इस लीनियर बॉडी की बताना है कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये चार्ज होता। अब ये पॉइंट चार्ज तो सीधा बता देता, मान से यहाँ तक का ये डिस्टेंस है, इसको हमने a, इसको ले लेते हैं। तो अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन ना होगा क्यू चार्ज हो तो मैं इसका फोर्स बोल q/a², ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं है भाई, यहाँ पर तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसको कैसे करेंगे, चलिए बात समझ में आते हैं। हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हम एक छोटा सा dq काट लेते हैं। क्या काट लेते हैं, एक छोटा सा dl लेंथ काट लेते हैं। इसका लेंथ है dl और इस पे चार्ज है कितना, इस पे चार्ज है हमारे पास dq चार्ज है। कितना चार्ज है, dq चार्ज है। अब यहाँ से यहाँ तक ये जो dl हमने लेंथ काटा है, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो क्या है, x है। यहाँ से यहाँ तक क्या डिस्टेंस है, इस dq जो हमने छोटा सा चार्ज काटा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, x है। कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आ चार्ज dq है ना। अब ये dq चार्ज की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, dq एज अ पॉइंट चार्ज है, dq कैसा है, एज अ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के लिए हमारे पास छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी de, जो कि क्या होगा k dq/x²। क्या बात समझ आई, k dq/x², ठीक है। इधर वाला मैं मिटा देता हूं, है ना, आशा करता हूं आपने लिख लिया होगा। चलिए एक मिनट, ठीक। तो यहां पर हमारे पास क्या आ गया बेटा, d बराबर आ गया k dq/x², ठीक है। ये छोटा सा किसके लिए, ये छोटे से dq चार्ज के लिए हमने dq से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आई, de k dq/x²। अब जरा ध्यान से देखो, मैं एक काम कर लेता हूं, ऐसे छोटे छोटे dq काट लेता हूं। ऐसे इस पूरी वायर में, ये इस पूरी रॉड पे, रॉड भी बोल सकते हो है ना, अगर इसको बोलना चाहो तो ये वायर ही नहीं, आप रॉड भी बोल सकते हो। कई जगह इसको ऐसे रॉड दिखेगी, ठीक है, ऐसे रॉड बना लो और अच्छा लगेगा। चलिए, अब ये रॉड है, जो वायर है, इसमें हम ऐसे छोटे छोटे dq काट लेते हैं और छोटे छोटे dq काट के यहाँ P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, सारे dq को जोड़ देंगे, यानी सारे d को जोड़ देंगे। और ऐसा जब करना पड़ता है तो हम क्या करते हैं, क्या सबको पता है, ऐसा करने के लिए आपको इंटीग्रेशन करना पड़ता है। सो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमको चाहिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पूरी बॉडी की वजह से। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा de को। क्या अपने को इंटीग्रेट करना पड़ेगा de को, बहुत बढ़िया बात है, सही बात है। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड de हमारे पास क्या है, k dq/x²। क्या है हमारे पास, k dq/x² हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आगे नेट के लिए इंटीग्रेट करेंगे। कहां से कहां इंटीग्रेट करोगे बेटा, यहां से इस पूरी, देखो यहां पर सबसे छोटा dq होगा यहाँ पर और यहाँ तक, तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, a से, और पूरा यहाँ तक करोगे ना इस पूरी वायर का, तो a + l, a से a + l तक क्या कर लेंगे हम लोग, इंटीग्रेट कर लेंगे। बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है क्या, बहुत शाबाश। k कॉमन आ जाएगा हमारे पास। अब जरा ध्यान से देखो, इंटीग्रेट करना है 1/x²। देखो वेरिएबल कौन है, x² वेरिएबल है बेटे। कौन वेरिएबल है, x², क्योंकि देखो यहाँ के dq के लिए x की वैल्यू a होगी, यहाँ के dq के लिए x की वैल्यू l + a होगी। x वेरी कर रहा है, लेकिन इसको इंटीग्रेट करना है dq की फॉर्म में, तो इंटीग्रेट नहीं हो सकता, dq की फॉर्म में इंटीग्रेट नहीं हो सकता। तो अभी हमने ना एक बहुत कमाल की चीज पढ़ी थी, क्या पढ़ा था, लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या होता है बेटे लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा से दिखाते हैं। लैम्डा को हम क्या बोल सकते हैं, छोटे से dq/dl बोल सकते हैं। क्या अभी हमने पढ़ा था, बहुत बढ़िया, dq/dl बोल सकते हैं। क्या यहाँ से मैं अच्छा एक काम करते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है x लिया है, तो ये dl ना लेके इसको छोटा सा dx लेता हूँ। ये जो छोटा सा डिस्टेंस है dx ले लेते हैं, ठीक है। ये जो मैंने छोटा सा काटा था dq, इसकी लेंथ को हमने छोटा सा dx ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है, कुछ बदला नहीं है। तो एक बात बताओ, पर यूनिट लेंथ इसकी क्या है, dx है, यानी इसके ऊपर चार्ज कितना है, dq पर यूनिट लेंथ, यानी dx। ये कितने बराबर आएगा, लैम्डा के। यहाँ से अब क्या मैं dq की वैल्यू निकाल सकता हूँ, तो यहाँ से हमारे पास लैम्डा × dx बराबर आ जाएगा dq के। क्या बात समझ में आ रही है, यहाँ से हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, dq की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा × dx। इसको उठाकर यहाँ रख दो,
इसको उठाकर यहाँ रख दो, ई नेट बराबर में के बाहर आ गया, अंदर है हमारे पास लैम्डा बाय एक्स स्क्वायर इंटू में डी क्यू। ठीक है, कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करना है, ए से ए प्लस एल तक इंटीग्रेट करना है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, सो ई नेट बराबर में बेटा आपको पता है लैम्डा जो होता है चार्ज डेंसिटी होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी पूरी वायर के लिए सेम होगा। अभी बताया था पूरी वायर के लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, सेम होता है। तो लैम्डा को ले लो बाहर, अंदर क्या बच गया 1 बाय एक्स स्क्वायर, डी क्यू लिख रहा हूँ यहाँ पर, डी एक्स। ठीक है। सो एक्स स्क्वायर ए से ए प्लस एल। ठीक है, 1 बाय एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर दो, 1 बाय एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर दो। क्या आपने 1 बाय एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन पढ़ा है, -1 बाय एक्स होता है। क्या होता है, -1 बाय एक्स, कहाँ से कहाँ, ए से ए प्लस एल, वहाँ कहाँ से कहाँ, ए से ए प्लस एल। अच्छा, इंटीग्रेशन जिसको नहीं आता देखो फटाफट से बता देता हूँ, एक्स की पावर एन का इंटीग्रेट करोगे अगर डी एक्स की रिस्पेक्ट में, एक्स की पावर एन का इंटीग्रेट करना है डी एक्स की रिस्पेक्ट में, तो क्या करना होता है, इंटीग्रेट करेंगे एक्स एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन। ठीक है, एक्स एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन। ठीक है, इंटीग्रेशन तो आना चाहिए भाई, बेसिक है। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो फटाफट से आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया। चले, तो क्या आ गया हमारे पास, -1 बाय एक्स आ गया, या किसकी आ गई, ई नेट की वैल्यू। सो इसको और भी आगे इलेबोरेट करते हैं। सो ई नेट बराबर में के लैम्डा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट एक्स की वैल्यू है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, माइनस लोअर लिमिट। सो ई नेट बराबर में के लैम्डा क्या आ जाएगा, 1 बाय ए माइनस 1 बाय ए प्लस एल। ये क्या आ गया बेटा, ये हमारे पास ई नेट की वैल्यू आ गई। हम इस पूरी लीनियर चार्ज जो रोड है या जो लीनियर चार्ज बॉडी है या ये जो लीनियर चार्ज वायर है, इस वायर से ए डिस्टेंस पे जो पी पॉइंट है उस पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, के लैम्डा ब्रैकेट में ए अब 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन ए प्लस एल। अच्छा, इस लैम्डा की वैल्यू क्या होती है, लैम्डा होती है एल बाय, है ना, एल बाय कह रहा हूँ, क्यू बाय एल। पूरी बॉडी पे कितना चार्ज है, क्यू है, सो क्यू बाय एल। तो आप लैम्डा के टर्म्स में अगर आंसर नहीं रखना चाहते तो आप यहाँ पर क्यू बाय एल रख लेंगे, तो के क्यू बाय एल आ जाएगा। सो हमारे पास, चलो मैं लिख देता हूँ। सो ई नेट की वैल्यू ये भी हो सकती है के क्यू बाय एल। अगर आप लैम्डा के टर्म्स में नहीं रखना चाहते तो बताया मैंने, समझ में आया क्या। चलो इसको छाप लो फटाफट से। तो चलिए जरा क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या देखा था कि हमारे पास जो हमारी वायर है जिसपे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था, उससे पी, उसी के एक्सिस पे पी पॉइंट पर कितना हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उस पूरी वायर की वजह से, उस पूरी रॉड की वजह से, वो हमने देखा। दूसरे क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे रिंग। क्या देखने वाले हैं, रिंग। ये हमारे पास एक रिंग है। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा खराब हो गया, एक मिनट। ठीक है, ये जो हमारे पास रिंग है, ये रिंग का सेंटर है जिसको हमने वो बोला, इसी के एक्सिस में यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया हमने P। अब इस रिंग पर हमने क्या करा, Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस रिंग पे। ठीक है, इस तरह से। चलो बहुत बढ़िया। और यहाँ पर अब हमको क्या बताना है, इस रिंग की वजह से, ये जो यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इस पूरी रिंग पर, इस पूरी रिंग की वजह से इस पी पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। हाँ भाई, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ये हमसे पूछा हुआ है। तो कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखो। देखो अभी आपने जैसा पिछला क्वेश्चन करा ना, अब वहीं से थोड़ा सा दिमाग लिया करो। आपको पता है, आपको पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, तो अपने को पॉइंट चार्ज को काटना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा इस रिंग की रेडियस ले लेते हैं हम लोग। इस रिंग का जो रेडियस है वो r है और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या है, x डिस्टेंस है। हमने क्या करा, यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट चार्ज काट दिया। हमने यहाँ पे क्या करा, एक छोटा सा पॉइंट चार्ज काट दिया dq, और ये हमने इसको जोड़ दिया और हमने इसको क्या माना, इसको मान लिया हमने r। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या माना, r। ठीक है, और ये इसकी वजह से इस dq चार्ज की वजह से इस p पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। ठीक है, अब ये पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, ऐसे होगी। पॉजिटिव चार्ज है ना dq, तो उसकी वजह से कैसे होगी, अवे होगी। ठीक है, चार्ज के अवे होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। थोड़ा सही बनाया ना मैंने, एक मिनट, ऐसे, एक मिनट, अरे भाई, अरे ऐसे ऐसे।
ठीक है, चलो बन गई, समझ गए ना तुम लोग, ये इंपॉर्टेंट है अगर तुम समझ गए तो। और यहाँ से ये जो एंगल है, ये एंगल क्या है हमारे पास, थीटा। अब इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, कितने कंपोनेंट बनेंगे, दो कंपोनेंट बनेंगे, ये थीटा तो ये भी थीटा, ये क्या हो जाएगा डी ई कॉस थीटा। यहाँ पर एक कंपोनेंट बनेगा, क्या बनेगा ये डी ई साइन थीटा। इस डी के दो कंपोनेंट बनेंगे, डी कॉस थीटा डी साइन थीटा। अच्छा जरा ध्यान से देखो, इसी रिंग के अगर हम अपोजिट इधर देखें, बिल्कुल इसके सिमेट्रिक देखें, यहां पर अगर हम एक छोटा सा डी क्यू काटें, जरा ध्यान से देखना और समझना ये वाली बात को, ठीक है। ये भी आर डिस्टेंस है, इसके लिए डी ही इधर होगा, ठीक है, ये भी थीटा, ठीक है, तो ये भी थीटा, इसके लिए आ जाएगा डी ई कॉस थीटा। और इधर क्या बनेगा हमारे पास डी ई साइन थीटा। जरा समझो क्या बोला मैंने, हमारे पास ये जो रिंग थी, ये जो हमारे पास रिंग थी यूनिफॉर्मली चार्ज, इस पे क्या था डिस्ट्रीब्यूटेड था। हमें पी पॉइंट पर चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, हमको चाहिए पी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ मैंने काट लिया छोटा सा डी क्यू, यहाँ मैंने छोटा सा डी क्यू काटा, इस डी क्यू की वजह से आर डिस्टेंस ये मैंने अज्यूम करा है, ये आर मैंने खुद से लेट करा है। किसने लेट करा है, मैंने लेट करा है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है तुमको ये वाला बस ये बताया रेडियस आर है और यहाँ से एक्सिस्टेंस है, इस एक्सिस्टेंस के पॉइंट पर पी पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। तो मैंने खुद से बोला यहाँ से एक छोटा सा डी क्यू काट लो, किसी आर डिस्टेंस के, ये जो डिस्टेंस है आर है, यहाँ से यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो डी होगी, और जो कि क्या है इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, अभी हमने थीटा माना तो ये होगा डी कॉस थीटा, ये होगा डी साइन थीटा। अगर मैंने बोला इसी के सिमेट्रिक, अब इस रिंग के अपोजिट डायरेक्शन में, बिल्कुल जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ पर एक छोटा सा डी क्यू काट लो, यहाँ पर छोटा सा डी क्यू काटो, तो ये भी इस पे एक डी लगा रहा होगा ऐसे, इसके भी दो कंपोनेंट बनेंगे, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो और समझो, क्या समझने वाली बात है, क्या देखने वाली बात है कि बेटा ये जो आर डिस्टेंस होगा और ये जो आर डिस्टेंस होगा वो दोनों बराबर होंगे। ये जो आर डिस्टेंस होगा, ये जो आर डिस्टेंस होगा बराबर होगा। इसको आप समझो, खुद से समझो। जैसे ये रिंग है, ठीक है, जैसे ये रिंग है, देखो दिख रहा है सबको, जैसे ये रिंग है, इसको ऐसे रखा है, ये ऐसे रिंग है, ये ऐसे रिंग है, ये रिंग है, यहाँ पर है पी पॉइंट, यहाँ पर है पी पॉइंट, अब ये बीचों बीच यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से जो डिस्टेंस होगा बेटे बिल्कुल सिमेट्रिक डिस्टेंस यहाँ से भी तो आर ही होगा, यानी ये डिस्टेंस सेम है, ये जितना एंगल यहाँ पर बना होगा ये एंगल भी सेम है। तो इसकी वजह से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही होगी उसकी वजह से भी इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही होगी, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के भी दो कंपोनेंट है। और जरा ध्यान से देखो, क्योंकि ये डी ई दोनों का बराबर है, तो ये देखो डी ई साइन थीटा और डी साइन थीटा ये दोनों क्या है अपोजिट डायरेक्शन में, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में। तो इनका ये कंपोनेंट क्या कर देगा, ये वाला कंपोनेंट इस वाले कंपोनेंट को काट देगा क्या, क्या इसका ये कंपोनेंट इसके ये वाले कंपोनेंट को काट देगा क्या, ठीक है, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है। यानी कि इस पूरी रिंग में मैं कितने भी डी क्यू काट लूं, इस पूरी रिंग में मैं ऐसे छोटे छोटे डी क्यू काट लूं, और उससे मैं जितनी भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर बनाऊंगा इस पी पॉइंट पर, उसके दो दो कंपोनेंट बनेंगे। उसके कितने कंपोनेंट बनेंगे, दो दो कंपोनेंट। कौन कौन से बनेंगे, एक तो बनेगा डी ई साइन थीटा, एक बनेगा डी ई कॉस थीटा। और इस पूरी रिंग के देखो हर एक सिमेट्रिक, देखो ये रिंग है भाई, यहां से डी क्यू काटोगे तो इसके सिमेट्रिक कौन सा है, ये डी क्यू है, इधर इसके दो कंपोनेंट तो ये भी दो कंपोनेंट, इधर डी क्यू काटोगे तो इधर भी डी क्यू काटोगे, इसके दो कंपोनेंट तो इसके भी दो कंपोनेंट। सही बात है कि नहीं। तो हर एक इस रिंग के हर एक अपोजिट सिमेट्रिक डी क्यू जब आप काटोगे तो उसके सिमेट्रिक वाला डी क्यू क्या करेगा, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट यानी डी साइन थीटा वाला कंपोनेंट क्या कर देगा, काट देगा। क्या काट देगा, डी साइन थीटा वाला कंपोनेंट काट देगा। यानी कि इस पूरी रिंग के अंदर हमें इस पी पॉइंट पर क्या मिलेगा, डी ई कॉस थीटा मिल रहा है। हर एक डी क्यू से क्या मिलेगा, डी ई कॉस थीटा मिलेगा। और इस डी ई कॉस थीटा को हमें पूरी रिंग के लिए अगर मुझे क्या करना है, डी ई कॉस थीटा मेरे को हर डी क्यू से मिल रहा है, तो सारे डी ई कॉस थीटा को क्या कर दूं, पूरी रिंग के लिए जोड़ दूं। छोटा छोटा भाई मैंने पिछले में तो ये करा था, छोटा सा डी क्यू चार्ज काटा था भाई। इस डी क्यू चार्ज से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, इसके दो कंपोनेंट में से ये वाला तो कट जा रहा है, सिर्फ एक ही कंपोनेंट बच रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब हर जगह से सिर्फ यही कंपोनेंट बच रहा है। इस सारे कंपोनेंट को मैं छोटे छोटे डी क्यू के हर एक कंपोनेंट को क्या कर दूं, ऐसे जोड़ता हुआ चला जाऊं, तो अपने को क्या मिल जाएगा, अपने को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट पी मिल जाएगी। बात समझ आई। देखो करने को डेरिवेशन में 2 मिनट में कर दूंगा, सेकंडों नहीं लगेंगे। अभी तो मैं कराऊंगा और तुम्हें समझ भी आ जाएगा। और सकता है मेरे हिसाब से तो अभी आप खुद से भी कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे देखो खुद से चालू कर देंगे, ठीक है, और नहीं कर देंगे तो अभी तो पहली बार सीख रहे हो, मैं कराऊंगा, ठीक है। लेकिन समझना इंपॉर्टेंट है, हम करने क्या वाले हैं इस डेरिवेशन में। तो अगर समझ आ गया तो आगे बढ़ जाते हैं, और अगर नहीं समझ आया तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे करो, एक बार समझो, 2 बार समझो, डेफिनेटली मेरे को 1 से 2 बार में आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। थोड़ी थोड़ी नई चीजें तो होती है दिक्कत। सो एक काम करो, हमको चाहिए ई नेट,
हमको चाहिए ई नेट। अब ई नेट के लिए अपने को क्या चाहिए, हम लोग इंटीग्रेट करेंगे डी ई कॉस थीटा वाले कंपोनेंट को। किसको इंटीग्रेट करेंगे, डी ई कॉस थीटा वाले कंपोनेंट को इंटीग्रेट करेंगे। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। हम पहले यहां से डी ई निकाल लेते हैं। फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर चार्ज डी क्यू, छोटे से डी क्यू चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी दैट इज डी, क्या होगा, के डी क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक है, यहाँ से आ गई। सो हमारे पास जो ई नेट है, ई नेट बराबर है डी ई कॉस थीटा, डी ई के बदले क्या रख देंगे बेटा, के डी क्यू बाय आर स्क्वायर, के डी क्यू बाय आर स्क्वायर और कॉस थीटा क्या रख देंगे, के डी क्यू बाय आर स्क्वायर अपॉन इंटू में कॉस थीटा, ठीक है। आगे बढ़ो, जरा आगे बढ़ो, के बाहर ले लेते हैं, डी क्यू बाहर ले लेते हैं, डी क्यू की बाहर ले लेंगे, हम सॉरी, डी क्यू तो वेरिएबल, के बाहर आ गया कॉन्स्टेंट है, ठीक है। जरा ध्यान देना, क्या, चलो क्या क्या बाहर आएगा पहले वो समझते हैं, चलो क्या क्या बाहर आएगा जरा वो समझते हैं। क्या बेटा, इस रिंग के लिए, इस रिंग के हर एक जगह से, चाहे यहाँ से चाहे यहाँ से यहाँ से, इस पी पॉइंट का ये जो आर डिस्टेंस होगा सबके लिए सेम होगा। भाई वही तो बात सही है, खुद से समझो। ये रिंग है, ठीक है, ये रिंग है ऐसे, है ना, ऐसे ऐसे समझो, ये जो रिंग है ऐसे है। इस रिंग के पी पॉइंट से इधर से देखोगे तो भी आ रहा है, इधर से देखोगे ये डिस्टेंस आ रहा है, भाई इसके लिए ये आर है, इसके लिए आर है, इधर से भी खींचोगे तो भी आर, इधर से भी खींचोगे तो भी आर, यानी आर भी क्या है, कॉमन आ जाएगा, के बाहर आ जाएगा, आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। थीटा सबके लिए सेम है तो cos थीटा भी क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू। अब इस सारे छोटे, इस पूरे जो हमारी रिंग है, इस पे छोटे छोटे डी क्यू को अगर आप जोड़ोगे तो इसके ऊपर का नेट चार्ज आएगा, और नेट चार्ज तो हमने क्यू पे डिस्ट्रीब्यूट करा था ना भाई, इस पे नेट चार्ज तो हमने क्या डिस्ट्रीब्यूट करा था, क्यू डिस्ट्रीब्यूट करा था, तो क्या हो जाएगा, के क्यू आर स्क्वायर इंटू में कॉस थीटा। बात समझ में आ रही है क्या, के क्यू आर स्क्वायर इंटू में कोस थीटा। अब लेकिन यहाँ पर ना आंसर तो आ गया, आंसर तो आ गया, लेकिन यहाँ एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है भैया, क्या दिक्कत है, दिक्कत ये है बेटा कि ये जो आर स्क्वायर है ये तो मैंने खुद से माना था ना, ये डिस्टेंस। आपको तो पेपर में ये बोलेगा ना कि ये रिंग है, आपको बोलेगा पेपर में एक रिंग है, उसका रेडियस ये दे रखा और एक्स डिस्टेंस दे रखा है, एक्स की वैल्यू होगी 2, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, मीटर में दे दिया हो कुछ भी, उसने ये आर तो आपने खुद से लिया है, तो ये आर की वैल्यू कहां से निकालोगे आप, आ रही है बात समझ में। तो हमको तो आंसर, हमको तो ये आर टर्म्स में ई नेट नहीं चाहिए ना, हमको आर हटाना पड़ेगा, हमको क्या करना पड़ेगा, आर हटाना पड़ेगा। एक काम करते हैं, ये पॉइंट है पी, ये पॉइंट है ओ, इसको हम बोल लेते हैं ए, इस पॉइंट को हम जहाँ पे डी क्यू लिया इसको पॉइंट ले लेते हैं। यहाँ से आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, इन ट्रायंगल ए ओ पी, यहाँ से एक काम करते हैं हम लोग, एक तो कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है, एक तो किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। अच्छा, और एक हम निकाल लेते हैं कॉस थीटा कितना हो जाएगा, चलो देखो, बेस अपॉन में, बेस ये हो गया, यहाँ से हाइपोटेनस हो जाएगा हमारे पास, ये देखो ये हो जाएगा हाइपोटेनस, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, ठीक है। सो हमारे पास cos थीटा की वैल्यू हो गई आर एक्स बाय आर, ठीक है। अच्छा, एक तो ये आ गई cos थीटा की वैल्यू, और एक आर स्क्वायर को भी चेंज कर लेते हैं, है ना, एक आर स्क्वायर को। अच्छा बेटा, यहाँ पर तुमने क्या क्या देखा, यहाँ पर तुमने एक चीज देखी ना कि हर एक डी क्यू के लिए, हर एक डी क्यू के लिए रेडियस भी कॉन्स्टेंट है, थीटा भी कॉन्स्टेंट है, एक्स भी कॉन्स्टेंट है, और क्या कॉन्स्टेंट है, आर भी कॉन्स्टेंट है। ये सारी वैल्यू हर एक डी क्यू के लिए क्या है, कॉन्स्टेंट है। ये बात समझ में नहीं आई इसलिए मैंने लिख दिया, अगर आपको नहीं समझ आ रही थी क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ तो आप बोलोगे ये कॉन्स्टेंट है कि नहीं, ये कॉन्स्टेंट है कि नहीं, ये सारी वैल्यू कॉन्स्टेंट है, ठीक है। ये मैं अभी बता रहा था आपको। चलो, एक तो यहाँ से हमने cos थीटा की वैल्यू निकाल ली, यहाँ से जरा आर की वैल्यू निकालो। पाइथागोरस का इस्तेमाल करो भाई, राइट एंगल ट्रायंगल है, यूजिंग पाइथागोरस, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आती है क्या बेटा, 8वीं क्लास में सिखाते हैं। कैसे होता है, कैसे होता है, हाइपोटेनस बराबर में अंडर रूट में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में व्हाट, बेस का स्क्वायर। सो आर बराबर में स्क्वायर से लिख सकता हूँ ना, आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर का हाफ, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, अब जरा ध्यान से देखो क्या बात है, इस ई नेट को जरा, इस ई नेट को जरा देखो, के क्यू cos थीटा के बदले क्या लिख दूं, x बाय आर लिख दूं, क्या x बाय आर लिख दूं तो ये r का क्यूब हो जाएगा, क्या x बाय आर लिख दूं तो ये r का क्यूब हो जाएगा, ये ई नेट का हो गया, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, और बढ़िया करते हैं इसको, और बढ़िया करते हैं, के क्यू एक्स, r की वैल्यू हटाओ और r के बदले हम क्या रखेंगे, r के बदले हम रखेंगे आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, इसकी पावर कितनी है हाफ, और इसकी पावर क्या कितनी है 3, तो हो जाएगा
3/2। तो हमारे पास अब जो वैल्यू निकल कर आई है, अब ये जो वैल्यू निकल कर आई है बेटे, अब ये जो वैल्यू निकल कर आई है, ये हमारे पास ई नेट है इन द टर्म ऑफ एक्स एंड आर, इन द टर्म ऑफ एक्स एंड आर, क्योंकि अपने को तो यही बोला था ना कि जो रिंग का रेडियस आर है और डिस्टेंस एक्स है, तो इन द टर्म्स ऑफ आर एंड एक्स अपने पास ई नेट आ गया। ई नेट की वैल्यू ये, सो इसको आप नोट कर लेंगे। अच्छा, इसमें एक केस देख लो, इसमें एक केस देख लो, क्या केस देख लो कि अगर एक्स की वैल्यू 0 हो जाए, अगर एक्स की वैल्यू 0 हो जाए, एक्स की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो आप इसका मतलब रिंग के सेंटर पे, रिंग के सेंटर पे पूछ लिया आपसे, क्या पूछ लिया, रिंग के सेंटर पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर ये x की वैल्यू 0 हो जाए तो रिंग के सेंटर पे आपको क्या पूछ लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लिया। अगर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लिया रिंग के सेंटर पे, तो क्या आएगा, x की वैल्यू 0 रखते ही, ये देखो ये वाला x, ये वाला, इसकी वैल्यू 0 रखते ही इस 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हमारे पास जो ई नेट है वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है, क्या बात अगर आपको समझ में आ रही है, क्या बात समझ में आ रही है। अच्छा, एक केस और लेते हैं, एक केस और लेते हैं, केस नंबर 2। केस नंबर 1, जब आपसे बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कहाँ बतानी है, सेंटर पे बतानी है। कहाँ बतानी है, इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग के सेंटर बतानी है। एक केस ये ले लेते हैं कि x बहुत ज्यादा बड़ा है r से, मतलब ये जो रिंग है, इसका जो रिंग का ये जो रेडियस है, इससे x बहुत बड़ा है। अब ये यही अब अपने आपके पास समझ लो एक बड़ी सी रिंग है, ठीक है। अगर आप उसको बहुत दूर रख दोगे, क्या कर दोगे, ऐसे बहुत दूर रख दोगे, ठीक है। खुद से समझो ना, दिमाग लगाओ, है ना। आप एक कमरे में बैठे हो, एक अंगूठी है, अंगूठी देख लो, ये रिंग है, बढ़िया रिंग, ये देखो अंगूठी है, ठीक है। इस अंगूठी को ऐसे बहुत दूर रख दोगे, यानी एक कमरे के बाहर दूसरे कमरे में रख दोगे, दूर से देखोगे तो आपको क्या लगेगा, ऐसा पॉइंट ऑब्जेक्ट लगेगा ना, क्या लगेगा, ऐसा पॉइंट ऑब्जेक्ट लगेगा ना। भाई एक्स बहुत ज्यादा बड़ा होगा आर से, तो आर को क्या कर देंगे, आर को कर देंगे नेग्लेक्ट, आर को क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट। तो जरा देखो ई नेट की वैल्यू क्या आएगी, तो जरा बेटा बताओ ई नेट की वैल्यू क्या आएगी, के क्यू बाय एक्स। जो आर को नेग्लेक्ट कर दोगे तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ एक्स, स्क्वायर से ये कट जाएगा तो एक्स की क्यूब, इससे ये कटेगा तो हमारे पास आएगा के क्यू बाय एक्स स्क्वायर। क्या आ गया बेटा, के क्यू बाय एक्स स्क्वायर। खुद से समझो ना, के क्यू बाय एक्स स्क्वायर, अरे वाह, ये क्या हुआ, के क्यू बाय एक्स स्क्वायर। क्या पॉइंट ऑब्जेक्ट, अगर कोई क्यू था, कोई क्यू चार्ज होता है और उसका यहाँ ऐसे डिस्टेंस ले लेते हैं एक्स और ऐसे पी पे आपसे पूछते हैं कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, कितना आएगा, के क्यू बाय एक्स स्क्वायर ही तो आएगा। क्या यही आया है क्या, वही तो मैंने बोला कि बेटा अगर आर बहुत छोटा हो जाएगा एक्स से, तो रिंग बहुत दूर हो जाएगी, तो वो आपको एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट दिखेगी। देखो हमने वैल्यू पुट करी, आखिर में कटकुटा के क्यू बाय एक्स स्क्वायर आया, जो पॉइंट ऑब्जेक्ट का फॉर्मूला था वही इसका फॉर्मूला बन जाएगा। कब जब हमारे पास एक्स को क्या कर दोगे, बहुत बड़ा रख दोगे आर के मुकाबले, तो हमारी रिंग एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट काम करेगी। इतनी बात समझ आई। और केस फर्स्ट में जब आपसे सेंटर पे पूछ लेगा इलेक्ट्रिक फील्ड उस रिंग के, तो ठीक है, जल्दी से देखो इसको। तो आजा बेटे जरा तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या करना है, हमने अभी क्या लिया, रॉड यानी एक सिंपल एक लाइन वायर लेके देख ली, यानी रॉड बोल सकते हो, वायर बोल सकते हो। हमने रिंग देख ली। अब हम देखते हैं सेमी सर्कल, सेमी रिंग बोल लो, सेमी सर्कल बोल लो, ठीक है। ये हमने ले लिया सेमी सर्कल। अच्छा, तो एकदम पहली बार में ड्राइंग कभी भी अच्छी नहीं बनती, देखो। चलो, मुझे लगता है बढ़िया बन गई, ठीक है। आशा करता हूँ आपको बहुत सुंदर लग रही है। ये क्या बात कर रहे हो, हाँ सुंदर तो वो थी, अरे अरे वो कौन, तुम्हारी किताब भाई फिजिक्स की, देखा कभी एनसीईआरटी वाली, बहुत सुंदर है यार, मजाक से हटके। तुम कहाँ सोच रहे हो, चलो जरा ध्यान दो, ठीक है। मेरी वाली भी सुंदर थी किताब फिजिक्स की, ठीक है। जरा ध्यान से देखो, तो हमने क्या करा, यहां से हमने काट लिया डी क्यू, है ना। अरे यार यही तो करेंगे। अब पूरी लाइन इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, हमको चाहिए सेंटर पे, ठीक है। मैं एक सेमी, देखो दोबारा से प्रश्न समझा देता हूँ। एक हमारे पास सेमी सर्कल है, इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, मान लेते हैं ऐसे क्यू चार्ज इस पे हमने डिस्ट्रीब्यूटेड कर रखा है, ठीक है। इस सेमी सर्कल का जो रेडियस है वो है आर, ठीक है। तो ऐसे लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ लिख देता हूँ ऐसे आर, ठीक है। अब हमको क्या करना है, हमको बताना है इस पूरी सेमी सर्कल वायर की वजह से इस ओ पॉइंट पर, है ना, इसके सेंटर पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये आपको बताना है। क्या बताना है, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। तो अब आपको वैसे कुछ फॉर्मूला वॉर्मूला तो है नहीं, आपको तो पास पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला है, तो पॉइंट चार्ज तो काटोगे ना कहीं पे यार। अब तो तुम्हें आ ही जाना चाहिए, पॉइंट चार्ज के बिना काम नहीं होगा। तो मैं यहाँ मैंने काट लिया ऐसे डी क्यू, ठीक है, पॉइंट चार्ज किसी थीटा एंगल पे। अच्छा एक मिनट, थोड़ा सा एक मिनट, ये यहाँ से यहाँ ये जो एंगल है ये हमारे पास थीटा, ठीक है। यहाँ हमने काट लिया ऐसे डी क्यू चार्ज, बहुत बढ़िया दिख रहा होगा तुम्हें, ठीक है मेरी ड्राइंग, चलो बहुत बढ़िया। और ये जो एंगल है ये हमारे पास है डी क्यू,
ठीक है, डी थीटा बोल दो, डी क्यू कह रहा हूँ, आई एम सॉरी, ये हो गया डी थीटा। और यहाँ से ये जो लेंथ है, ये है डी एल, ये जो लेंथ है डी एल, डी क्यू हमारे पास छोटा सा हमने टेस्ट चार्ज काटा, यहाँ से एंगल थीटा लिया। अब जरा ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी, छोटी सी बनेगी इस डी क्यू को, जैसे डी ई, ठीक है। इस छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड पे ये आ गया हमारे पास, ये थीटा तो ये थीटा, इसके दो कंपोनेंट बनेंगे। वाह वाह भाई, ये कंपोनेंट बनाने वाला काम बड़ा मजेदार है। यहाँ बनेगा डी ई कॉस थीटा, है ना, थीटा के बगल में ही बनता है ना, वेक्टर तो आता है ना। और इधर क्या बनेगा, डी ई साइन थीटा बनेगा, इधर क्या बनेगा, डी ई साइन थीटा। अब जरा ध्यान से देखो, क्या ऐसा कुछ हो रहा है क्या कि इनमें से कुछ कट रहा है? हाँ मुझे लग रहा है कि अब जरा तुम ध्यान से देखो, इसी डी क्यू के यहाँ देखो, इसी डी क्यू के, अच्छा ऐसे ऐसे थोड़ा सीधा 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 देखना, थोड़ा ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ऐसे 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 ऐसे, बढ़िया। ये जो डी क्यू है इसके सिमेट्रिक, इसके बिल्कुल अपोजिट, एक यहाँ पर भी तो डी क्यू काट सकते हो आप, बिल्कुल वैसा ही इसका भी यही सब थीटा बीटा सब होगा, क्योंकि बिल्कुल सिमेट्रिक काटा है ना। देखो ये जितने पे, जिस एंगल पे इधर इतने काटा है, ऐसे बिल्कुल सिमेट्रिक है इसके, बस अपोजिट साइड है। तो इसका भी इधर एक डी क्यू डी बनेगा, इधर भी इसका भी देखो ऐसे, इधर भी इसका भी एक डी बनेगा, इसका भी एंगल ऐसे ये वाला थीटा होगा, इसका भी इधर एक डी ई कॉस थीटा होगा, और इसका भी इधर एक डी ई साइन थीटा होगा। बहुत बढ़िया, ये डी कॉस थीटा क्योंकि सिमेट्रिक है, इक्वल एंड सिमेट्रिक है, क्या ये इससे कैंसिल हो जाएगा? हाँ जी, ये तो कैंसिल हो जाएगा। क्या ये इससे कैंसिल हो जाएगा? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, तो अब हमारे पास क्या बचा, डी ई साइन थीटा। यानी कि मुझे पता लगा सेमी सर्कल के अंदर मैं छोटे छोटे डी क्यू काटूं तो उसके दो दो कंपोनेंट बनेंगे। उन सारे छोटे छोटे डी क्यू से जो हमारे डी ई छोटा छोटा क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, छोटा छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। उन सारे छोटे छोटे इलेक्ट्रिक फील्ड को जोड़ दूंगा तो मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। और मैंने देखा इस छोटे छोटे डी इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट बन रहे हैं, एक साइन थीटा वाला, एक कॉस थीटा वाला। और मैंने देखा क्योंकि सिमेट्रिक आ रही है इसमें, और जो सिमेट्रिसिटी आ रही है उसकी वजह से हमारे पास cos थीटा वाले हर डी क्यू का जो अपोजिट और सिमेट्रिक वाला है वो डी cos थीटा वाला कंपोनेंट क्या कर देगा, काट देगा। तो मुझे जो नेट मिलेगा वो सिर्फ डी साइन थीटा से मिलेगा। इस पूरे रिंग पे मैं छोटे छोटे डी क्यू से मेरे को चाहिए अब नेट। अब समझ गए होगा ना क्या कह रहा हूं मैं। अभी सेम ऐसा रिंग वाले में भी हुआ था, सो अपने को चाहिए अगर ई नेट, तो हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा डी ई साइन थीटा को। किसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा बाबा? डी ई साइन थीटा को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। बहुत सिंपल सी बात है। अच्छा जरा ये हम पहले डी ई निकाल लेते हैं। अब मैं वो लाइन नहीं लिख रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड मैं सीधा लिख रहा हूँ। डी ई क्या होगा, यहाँ से यहाँ ये डिस्टेंस मान लो आर है, ठीक है। सो हमारे पास हो जाएगा के डी क्यू बाय आर स्क्वायर, के डी क्यू बाय आर स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है, सबको समझ में आ रहा है। इस वैल्यू को उठाकर यहाँ पुट कर दो, इस वैल्यू को उठाकर यहाँ पर पुट कर दो। सो ई नेट बराबर में क्या आ जाएगा हमारे पास, के डी क्यू बाय आर स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है। क्या क्या कॉमन आ रहा है बेटे, के कॉमन आ गया बाहर, ठीक है, के कॉमन आ गया बाहर, ई नेट, ठीक है, ई नेट के आ गया बाहर। अच्छा जरा ध्यान से देखो, ये जो डिस्टेंस है, ये जो छोटा वाला आर लिया है, अरे यार ये तो रेडियस ही है यार। जरा देखो ना, ये तो, अरे यार ये तो सेमी सर्कल है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये तो आर, तो इसको छोटा आर क्यों लिखोगे, इसको तो बड़ा ही आर लिखो। अरे यार ये क्या गड़बड़ कर दी? गड़बड़ नहीं कर दी, कुछ नहीं हुआ, अभी तो शुरुआत ही है। तो आर स्क्वायर, और सबके लिए सेम है भाई। इधर डी क्यू काटो उसके लिए भी आ रहा है, इधर डी क्यू काटो उसके लिए भी आ रहेगा, इधर डी क्यू काटो उसके लिए भी आ रहेगा, इधर डी क्यू काटो उसके लिए भी आ रहेगा। ये तो कॉन्स्टेंट है भाई, बाहर निकालेंगे, ठीक है। अपने पास बचा क्या, अपने पास बचा कॉस थीटा इंटू में डी क्यू। अब एक बात बताओ, कॉस थीटा को इस बार बाहर नहीं लेंगे, रिंग वाले में ले लिया था क्योंकि सबके लिए थीटा सेम था, यहाँ नहीं है। सोचो ना, खुद से सोचो, यहाँ डी क्यू काटा तो उसका थीटा ये है, यहाँ डी क्यू काटोगे तो देखो थीटा कम हो रहा है ना, और ऐसे करने पे बढ़ रहा है। अरे यार ये तो ड्राइंग भी खराब कर दी तुमने समझने के चक्कर में। खुद से समझो, चलो दोबारा से समझो। यहाँ डी क्यू काटोगे तो इसका थीटा तो ये आएगा, यहाँ डी क्यू काटोगे इसका थीटा बढ़ रहा है। यानी ये जो थीटा है ये वेरी कर रहा है यार, वेरिएबल टर्म है, ऐसे कैसे बाहर निकाल लेगा? समझ रहा है क्या भाई? समझ रहा है ना? देखो ये छोटी छोटी बुद्धि लगाओगे ना, आगे बढ़ते जाओगे, छोटी छोटी बुद्धि लगाओगे, आगे बढ़ते जाओगे, इसको बाहर नहीं निकाल सकते। अच्छा इसको क्यों नहीं निकाला, इसको भी क्यों नहीं निकाला? अरे यार इसी से तो कुछ करेंगे। अब इसको इंटीग्रेट करना चाहते हो, किस टर्म में करोगे? डी थीटा होगा तभी तो कर पाओगे भाई। कोस थीटा को मैं इंटीग्रेट करना चाहता हूं, है ना। अगर आप एक्स का इंटीग्रेशन करना चाहते हो तो विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स करोगे, विद रिस्पेक्ट टू डी क्यू तो करोगे नहीं। तो कोस थीटा का इंटीग्रेशन डी थीटा के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, इसको डी थीटा में बदलना पड़ेगा। चलो इधर क्या कुछ हो सकता है? हाँ मुझे पता है, लैम्डा बराबर में डी क्यू बाय डी एल होता है गुरुजी।
क्या होता है, लैम्डा बराबर में डी क्यू बाई डी एल होता है। तो क्या मैं यहाँ से डी क्यू की वैल्यू लैम्डा इंटू में डी एल लिख दूँ? क्या मैं यहाँ से डी क्यू की वैल्यू लैम्डा इंटू में डी एल लिख दूँ? कोई दिक्कत तो नहीं है ना, बहुत बढ़िया बात है। अच्छा जरा ध्यान से देखो, अच्छा जरा ध्यान से देखो, ये एक आर्क है, ये देखो ये देखो, ये एक आर्क है, ये एक आर्क है, वाह बचपन में सिखाया था। ये जो एक आर्क है यहाँ से यहाँ, ये होता है डीएल, है ना, यूनिट एंड मेजरमेंट, ठीक है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, है ना, कक्षा 11वीं में सिखाया जाता है। इसको बोलते हैं आर्क, इसको बोलते हैं रेडियस, इसको बोलते हैं एंगल। और यहाँ पर है कितना एंगल, डी थीटा, बहुत छोटा सा एंगल है ना, डी थीटा। चलो अरे यार इसको सही कर दो भाई, डी थीटा है ना। तो यहाँ से हम लोग जब डी थीटा की वैल्यू निकालते हैं, जरा ध्यान से देखो, ये डी थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो आर्क अपॉन रेडियस निकालते हैं क्या। तो यहाँ से डीएल की वैल्यू क्या आ जाएगी, डीएल की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास आर इंटू में डी थीटा, ठीक है। क्या मैं इस डीएल की वैल्यू आर इंटू डी थीटा को इसके अंदर पुट कर दूँ क्या, तो हमारे पास जो डी क्यू बनेगा, ठीक है, इसको डब्बे में कर देते हैं क्या, सारा काम साइड में करना होता है आपको, ये सारा काम है ना डेरिवेशन के साइड में, है ना, वहाँ पे ऐसे बिकॉज लगा के। चलो बहुत बढ़िया, डी क्यू के बदले क्या लिख दूँ लैम्डा, डी एल के बदले क्या लिख दूँ आर डी थीटा, ये डी क्यू की वैल्यू आ गई। अब इसको उठा के यहाँ पुट कर दो और तुम्हें मजा आ जाएगा, इसको उठाकर यहाँ पर पुट कर दो और तुमको क्या आ जाएगा, मजा आ जाएगा, बहुत बढ़िया बात है। अरे यार क्या करा, नहीं समझ आया, देखो ये तो समझ आता होगा ना, लैम्डा डी क्यू बाई डी एल, हाँ समझ आता है सर, डी क्यू बाई लैम्डा इंटू डी एल समझ आता है सर। ये देखो ये एक आर्क है, इस आर्क को मैंने उठा लिया, है ना। अगर नहीं पता सप्लीमेंट्री वप्लीमेंट्री क्वांटिटी कुछ नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, ये जो एंगल होता है डी थीटा, ये बराबर होता है आर्क अपॉन रेडियस, आर्क क्या डी एल है तो अपॉन में रेडियस आर है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने डीएल की वैल्यू उठा ली, तो ये जो डीएल की वैल्यू उठाई यहाँ उठा के पुट कर दी, अब डी क्यू की वैल्यू हो गई। अब जरा देखो बच्चे, अब जरा खेल देखो, के हो गया, आर स्क्वायर हो गया, कॉस थीटा हो गया, इस डी क्यू के बदले लैम्डा आर डी थीटा हो गया, क्या बात है। सो ई नेट बराबर में, ई नेट बराबर में के, यहां से क्या लैम्डा बाहर ले लू, कॉन्सेंट है, हाँ यार कॉन्सेंट है, ये आर बाहर ले लू, क्या रेडियस है, ले लो बाहर, मैं तो कह रहा हूं काट भी दो एक से, ये लो। अब क्या बचा, यहाँ बचा कॉस थीटा इंटू में डी थीटा, कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करना है सर, यहाँ से इंटीग्रेट करना है यहाँ तक। ये एंगल कितना है, 0, 0 से 180, क्या बात है, 0 से 180 एंगल है ना, 180 को पाई बोलते हैं, क्या बात है, क्या बात है भाई, क्या बात है, बहुत बढ़िया। सो हमारे पास आ गया ई नेट, ई नेट बराबर में, ठीक है, अपने को क्या क्या बाहर मिला, अपने को मिला के बाहर, अपने को मिला लैम्डा बाहर, अंदर बचा आर, अपने को चाहिए कॉस थीटा इंटू डी थीटा, 0 से पाई तक का इंटीग्रेशन, 0 से पाई तक का इंटीग्रेशन। अरे यार एक चीज गड़बड़ हो गई, यहाँ साइन थीटा था, यहाँ साइन थीटा था ना, कॉस थीटा वाले कंपोनेंट तो कट गए थे, आई एम सॉरी गाइस, ठीक है, आई एम सॉरी, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, ठीक है, बस कुछ नहीं करा मैंने, कुछ नहीं करा, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, बात तो वही है, थीटा वाली बात सही है, साइन थीटा, ठीक है 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 ठीक है, अरे ठीक है, अब देखो कुछ नहीं हुआ, साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना हो जाता है हमारे पास, माइनस कॉस थीटा हो जाता है, कितना हो जाता है, माइनस कॉस थीटा हो जाता है, के बाहर, लैम्डा बाहर, आर बाहर, हमारे पास ई नेट ऐसे का ऐसे, कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करना है, 0 से पाई इंटीग्रेट करना है, ठीक है। सो ई नेट हमारे पास आ गया, ई नेट हमारे पास आ गया के लैम्डा, ठीक है, आर। अब देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस कॉस पाई माइनस माइनस लोअर लिमिट कॉस 0, बंद कर दो, ये बड़ा वाला डब्बा दिख रहा है क्या, चलो बढ़िया। ई नेट बराबर में, ई नेट बराबर में के लैम्डा बाय आर, कॉस पाई होता है -1, ये माइनस तो यहाँ पे हो जाएगा 1, माइनस माइनस प्लस कॉस 0 होता है 1, ठीक है। सो आ गया 2k लैम्डा बाय आर, किसकी वैल्यू आ गई, ई नेट की वैल्यू आ गई 2k लैम्डा बाय आर। अच्छा एक बात और बता दूं, अगर आपको लैम्डा की टर्म में नहीं चाहिए, अगर आपको लैम्डा की टर्म में नहीं चाहिए तो लैम्डा क्या होता है, लैम्डा होता है चार्ज, चार्ज कितना है इस पूरे पे डिस्ट्रीब्यूटेड, क्यू, इस पे कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इसकी लेंथ कितनी होगी भाई, पूरी रिंग की जो लेंथ होती है सरकमफेरेंस 2 पाई आर होता है, आधी रिंग है, कितना होगा पाई आर, तो क्यू बाय पाई आर, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या हो गई, क्यू बाय पाई आर, तो आप क्या कर सकते हो 2k क्यू पाई
आर स्क्वायर, ये हमारे पास ई नेट इन टर्म्स ऑफ क्यू और इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। ठीक है, एक बार मैं फटाक से रिवीजन कराता हूँ। देखो cos थीटा कंपोनेंट हर सिमेट्रिक वाले से कट जाते हैं। ठीक है, तो हमारे सारे डी साइन थीटा का क्या करेंगे हम लोग, इंटीग्रेट करेंगे ई नेट निकालने के लिए। यहाँ मुझसे थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई थी, cos थीटा के बदले हम cos थीटा ले लेते हैं, साइन थीटा रहेगा। यहाँ मैंने बताया लैम्डा बराबर डी क्यू बाई डी एल होता है, डी क्यू हो जाता है लैम्डा इंटू डी एल। ठीक है, डी एल निकालने के लिए हम ये आर्क वाला सिस्टम ले लेंगे। डी थीटा बराबर होता है आर्क अपॉन रेडियस, आर्क है डी एल अपॉन में रेडियस। यहाँ से डी एल की वैल्यू आ गई, इस डी एल की वैल्यू को उठाकर हमने यहाँ पुट कर दिया। बाकी जो कॉन्सेंट आया था उसको बाहर ले लिया। कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करोगे, 0 से पाई तक इंटीग्रेट करोगे। साइन थीटा का इंटीग्रेशन करना है 0 से पाई तक, के लैम्डा, अच्छा आर से आर कट दिया, जहाँ पे 1 यहाँ बचा के लैम्डा बाय आर। 0 से पाई तक इंटीग्रेशन करना है। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, कहाँ से कहाँ करना है, 0 से पाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वैल्यूज पुट करी, देन 2 के लैम्डा बाय आर एंड देन। ठीक है, फटाक से उसको उतार लो। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 1 2 3 4, प्रश्न नंबर 4 हम करेंगे अब क्वाड ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, ठीक है, क्वाड रिंग के लिए, या क्वाड्रेंट वाले बोल दो, क्वाड्रेंट बोल दो यार, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ और ऐसे बनाओ। क्या बात है, इस बार तो मैंने फटाफट से बनाया। चलो इस बार थोड़ा जल्दी करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास इस ओ पॉइंट पर हमको बताना है। ये हमारे पास क्वाड है। क्वाड पता है ना आपको क्या होता है ना, 1/4 होता है। क्या होता है, 1/4 होता है किसका, 1/4 होता है हमारे पास सर्कल का। तो हमारे रिंग का ये 1/4 है। ये हमारे पास ओ पॉइंट है और उसका रेडियस दे रखा है आर, और उस पर हमने मान लेते हैं ऐसे क्यू चार्ज क्या कर रखा है, डिस्ट्रीब्यूटेड कर रखा है। अच्छा बहुत बढ़िया, फटाफट से करो। चलो 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 भाई चलो। अब आपको क्या बताना है, सेंटर पे क्या बताना है, इसके सेंटर पे बताना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे बताएंगे बेटा, जरा ध्यान दो। हम यहाँ पर क्या करते हैं, छोटा सा डी क्यू काट लेते हैं। यार ये तो अब मुझे आने लग गया, ये तो हमको समझ में आने लग गया सर। डी क्यू काटेंगे, ये यहाँ से ऐसे किसी एंगल थीटा पे आपने काट लिया डी क्यू। ठीक है, ये देखो ये देखो, ये हो जाएगा हमारा छोटा सा डी क्यू, ये हमारी लेंथ हो जाएगी डी एल। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी हमारे पास डी ई। अब जरा ध्यान देंगे, ऐसे ये हो जाएगा थीटा, ये हो जाएगा डी ई कॉस थीटा। इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, डी ई कॉस थीटा, टी ई साइन थीटा। अब जरा ध्यान से देखो, इसका कोई सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं बन रहा। ये थोड़ा अलग गेम हो गया। क्या, ये थोड़ा अलग गेम हो गया। इसका सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा, इसका सिमेट्रिक एलिमेंट नहीं बन रहा, इसलिए इन दोनों में से कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा। अब हमको क्या करना पड़ेगा, अब हमको चाहिए, अब हमारे पास देखो एक्स एक्सिस में भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है, दैट इज डी ई कॉस थीटा। हमारे पास वाई एक्सिस में भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है, दैट इज डी ई साइन थीटा। अब अपने को चाहिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वेक्टर पढ़े हो ना, ई एक्स वाले का स्क्वायर प्लस ई वाई वाले का स्क्वायर, है ना। अगर आप यहाँ पे करोगे प्लस 2ab cos थीटा या 2ex ey cos थीटा, ठीक है, तो यहाँ cos 90 हो जाएगा, cos 90 0 होता है ना, तो यही है ना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ex की जो ex है, आपको नेट ex निकालना पड़ेगा। यहाँ वैल्यू डालेंगे, नेट ey निकालना पड़ेगा, यहाँ डालेंगे, उसका स्क्वायर कर दोगे, ई नेट आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है क्या? दोबारा से बताऊं, हमने क्या करा, यहाँ से डी क्यू काट लिया जिसका लेंथ डी एल है, ठीक है, किसी थीटा एंगल पे। अच्छा, यहाँ से हमारे पास डी ई जो क्या बन रहा है, इसका एक छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है ऐसे डी क्यू के लिए। इसके लिए हमारे पास दो कंपोनेंट बन गए इसके डी के, डी ई कॉस थीटा, डी ई साइन थीटा। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, हम छोटे छोटे डी क्यू काटेंगे, इस पूरे क्वाड में छोटे छोटे डी क्यू काटेंगे, उससे छोटी छोटी डी ई यानी क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, और सबके दो दो कंपोनेंट आएंगे। अब सबके दो दो कंपोनेंट, तो हम एक्स वाले कंपोनेंट को एक्स में जोड़ते चलेंगे, वाई वाले कंपोनेंट को वाई में जोड़ते चलेंगे। तो ऐसे हमारे पास इस पूरे क्वाड के लिए नेट एक्स कंपोनेंट मिल जाएगा, नेट वाई कंपोनेंट मिल जाएगा, और सारे नेट एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर का अंडर रूट कर देंगे तो क्या मिलेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। दैट्स इट, बड़ा सिंपल सा सिनेरियो है। अच्छा, ये नेट निकालने का फॉर्मूला कहां से है, तो बेटा ये वेक्टर से, ये वेक्टर का एक कंपोनेंट दो कंपोनेंट, दो वेक्टर के बीच में कैसे निकालते हो, कैसे निकालते हो रिजल्टेंट, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। नहीं पढ़े क्या, हैं पढ़े हो ना, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया। अगर पढ़े हो तो आगे बढ़ो, पढ़े हो तो आगे बढ़ो। चलो हम क्या करेंगे, EX करेंगे। पहले मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूँ, मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूँ, है ना, एक्स में, ठीक है, एक्स वाले में ऐसे लिख देते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी ई cos थीटा कर दें क्या, नेट के लिए डी ई cos थीटा कर दें क्या। अच्छा एक बात समझो, अब अपने को इसका इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो अपने को डी भी तो चाहिए, तो डी यहीं निकाल लेते हैं, फटाफट से डी ई यहीं निकाल लेते हैं। अब मैं वो लाइन नहीं लिख रहा, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ डी क्यू चार्ज दैट इज अ के डी क्यू
बाय आर स्क्वायर, के डी क्यू बाय आर स्क्वायर। सो यहाँ से क्या मैं डी क्यू को, आपने पढ़ा है लैम्डा बराबर होता है डी क्यू बाई डी एल, क्या आपने पढ़ा है लैम्डा बराबर होता है डी क्यू बाई डी एल। तो क्या मैं यहाँ से लैम्डा इंटू डी एल लिख सकता हूँ डी क्यू को। बहुत बढ़िया। क्या आपने अभी थोड़ी देर पहले ये पढ़ा था कि ये जो थीटा होता है, ये जो आर्क होती है, आर्क का जो डी थीटा होता है, डी थीटा बराबर होता है आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, यहाँ से डी एल की वैल्यू आती है क्या, डी क्यू यानी डी थीटा इंटू में आर इंटू डी थीटा। तो एक काम करो जरा, है ना, यहाँ से ये जो डी एल के है, डी एल के बदले क्या लिख दो, के लैम्डा, डी एल के बदले लिख दो आर इंटू डी थीटा। ऐसे एक काम करो, गोला बनाने से अच्छा ना थोड़ा सा ब्रैकेट बनाते हैं, बढ़िया लगता है, बिकॉज, ठीक है, बिकॉज। चलो बहुत बढ़िया। तो यहाँ से हमारे पास डी एल की वैल्यू आ गई आर इंटू डी थीटा, मैंने पुट कर दी अपॉन में आर स्क्वायर, आर से आर मर गया, हमारे पास डी ई आ गया, के लैम्डा डी थीटा बाय आर। अच्छा तुम्हारे मन में आ रहा है ये सर क्या कर रहे हैं यार, अभी पिछले क्वेश्चन में देखा ना, यहाँ पर भी एंगल सेम नहीं होंगे ना, तो एंगल का इंटीग्रेशन होगा ना जब आप इंटीग्रेशन करोगे। तो इसलिए मैं पहले से डी थीटा की टर्म में निकाल के चल रहा हूँ, वरना मैं एक बार इस वाले में वही दिमाग लगाऊंगा, उस वाले में वही दिमाग लगाऊंगा, थोड़ा सा काम आसान कर रहा हूँ भाई, मैं और कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, आप पिछला वाला क्वेश्चन देखे थे ना, सेमी सर्कल वाला, तो सेम ही तो है। अब एक काम करते हैं, ऑन एक्स एक्सिस देख लेते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगी, ऑन एक्स एक्सिस देख लेते हैं कैसे निकलेगी गुरुजी। डी ई कॉस थीटा, यही होगा ना, डी की वैल्यू डाल दीजिए, डी की वैल्यू डाल दीजिए, एक काम कर दी बाहर निकालिए, के भी निकल जाएगा, लैम्डा भी बाहर निकलेगा, आर भी कॉन्स्टेंट है, अंदर बचेगा कॉस थीटा इंटू में डी थीटा, क्या बात है ई एक्स, है ना, cos थीटा इंटू में डी थीटा हमारे पास आ जाएगा। अब जरा ध्यान से देखिए कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करोगे, यहाँ ये एंगल है 0 और यहाँ तक इंटीग्रेट करोगे, ये एंगल है 90, है ना, पाई बाय 2 90, है ना, या लिख लो 90 लिख लो, ऐसे पाई बाय 2 नहीं लिख रहे तो 90 लिख लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। सो ई एक्स बराबर में के लैम्डा बाय आर। ठीक है, cos थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, क्या होता है साइन थीटा। चलो अपर लिमिट भाई, लोअर लिमिट वाले आ जाओ, अपर लिमिट बाय लोअर लिमिट। सो ई एक्स दैट इज इक्वल टू में के लैम्डा बाय आर, अपर लिमिट साइन 90 माइनस साइन 0, लोअर लिमिट आ गई है भाई साहब। सो ई एक्स बराबर में साइन 90 हमारे पास हो जाता है 1 और साइन 0 0 हो जाता है, तो ये तो 0 हो गया, ये हो गया 1, तो हमारे पास आ गया के लैम्डा बाय आर, ये आ गया हमारे पास ई एक्स की वैल्यू। एज इट इज सेम ई वाई की वैल्यू आएगी और यही आएगी, है, यकीन नहीं आ रहा, चलो निकाल देते हैं ऑन वाई एक्सिस। ऑन वाई एक्सिस अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो हम निकाल देते हैं भाई साहब, ई वाई बराबर में इंटीग्रेशन ऑफ डी ई साइन थीटा। सो ई वाई बराबर ऑफ, यहाँ ये देखो यही आएगा ना के लैम्डा बाय आर, ये तो बाहर आ जाएगा ऐसे जब पुट करोगे ना ये, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा साइन थीटा इंटू में डी थीटा, कहाँ से कहाँ 0 से 90, साइन थीटा का क्या इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा। सो माइनस कॉस थीटा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये लगा दोगे ना, के लैम्डा बाय आर बराबर में ई वाई। ठीक है, सो ई वाई बराबर में के लैम्डा बाय आर माइनस अपर लिमिट माइनस माइनस लोअर लिमिट आ गया क्या बेटा, जरा ध्यान से देखो और समझो। ठीक है, ई वाई ये तो हमारे पास हो गया, cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये तो खत्म हो गया, खत्म, माइनस माइनस प्लस cos 0 होता है 1, सो हमारे पास आ गया के लैम्डा बाय आर। जरा ध्यान से देखो, मुझे कोई एक बात समझ आई, ई एक्स बराबर है ई वाई के, क्या मैं इसको ई लिख दूँ, ई एक्स बराबर है ई वाई के, क्या मैं इसको ई लिख दूँ, लिख दो सर अपनी बात है, ई एक्स ई वाई बराबर है, मैंने इसको ई मान लिया। ठीक है, हमारे पास यहाँ से नेट आ जाएगा, हमारे पास यहाँ से नेट आ जाएगा, ई नेट क्या आएगा, ई नेट होता है ई एक्स का स्क्वायर प्लस ई वाई का स्क्वायर, और ई एक्स और ई वाई कितना आया हमारे पास ई है, तो क्या मैं इसको लिख दूँ ई प्लस ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर 2 ई स्क्वायर, जिसको मैं लिख सकता हूँ अंडर, यहाँ से मैं ई बाहर आ जाएगा तो हमारे पास ई अंडर रूट 2। ई की वैल्यू कितनी है, ई की वैल्यू बता दो मेरे को, मुझे ई की वैल्यू बता दो और बात खत्म करते हैं। ई की वैल्यू अभी अभी निकाली हमने, के लैम्डा बाय आर रूट 2, ये आ गई हमारे पास ई नेट की वैल्यू। किसकी वैल्यू आ गई बेटे, ई नेट की वैल्यू आ गई के लैम्डा बाय आर रूट 2। अच्छा अगर इसको लैम्डा की टर्म में नहीं लिखना चाहते तो लैम्डा बराबर क्या होता है, इसके ऊपर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है क्यू। और एक बात बताओ, पूरा सर्कल जो होता है वो होता है 2 पाई आर, आधा सर्कल होता है पाई आर। ठीक है, और आधे सर्कल का भी आई आधा क्या हो जाएगा पाई आर बाय 2 पर लिख दो, तो 2 क्यू बाय पाई आर। ठीक है, सो आपको अगर इसको लैम्डा की टर्म में नहीं लिखना तो लैम्डा के बदले 2 क्यू बाय पाई आर यहाँ रख दोगे। ठीक है, या आर स्क्वायर वगैरह हो जाएगा, तो आपके पास ई नेट की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ क्यू बाय आर आ जाएगी। अच्छा एक बात और एक बात और
कई बार वेक्टर फॉर्म में पूछ लेते हैं, तो इन वेक्टर फॉर्म भी देख लो, इन वेक्टर फॉर्म भी देख लो। वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे ई नेट को, ई नेट को लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में। तो देखो जरा ध्यान से देखो, ये जो एक्स एक्सिस वाला है, एक्स एक्सिस वाला ये देखो, ये नेगेटिव डायरेक्शन में, एक्सिस वाला हिसाब नेगेटिव डायरेक्शन में, और ये वाई एक्सिस वाला ये यही तो है डी वाई ई वाई, ये वाई वाला भी हिसाब जो है ये कौन सी डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में। तो इसको ऐसा लिखेंगे माइनस ऑफ के लैम्डा बाय आर आई कैप माइनस ऑफ के लैम्डा बाय आर जे कैप। ठीक है, ये माइनस का साइन दिखा रहा है कि माइनस आई कैप और माइनस जे कैप दिखा रहा है, डायरेक्शन एक्स एक्सिस की भी नेगेटिव है और वाई एक्सिस की भी नेगेटिव है। क्लियर है क्या बेटा, जल्दी से उतार लो उसे भी। क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न नंबर 5, एक जनरल प्रॉब्लम। ठीक है, एक जनरल प्रॉब्लम यहाँ करने वाले हैं। एक जनरल प्रॉब्लम हमारे साथ आती है कि अगर हम लोग जर्नल हैं तो हमको कैटेगरी में छांट दिया जाता है, बहुत दुख होता है। क्या यार देखो कब होता है, कम इस पे बात विवाद नहीं करते। क्या है जर्नल प्रॉब्लम जरा देखो, है ना। हम एक आर्क ले रहे हैं, ठीक है, हम एक आर्क ले रहे हैं। अच्छा ठीक है, बढ़िया बन गया यार एक ही बार में, बहुत बढ़िया, शाबाश। हम ना एक आर्क ले रहे हैं। अच्छा ये जनरल प्रॉब्लम क्यों, क्योंकि देखो आप बार बार सेमी सर्कल के लिए कर रहे हो, सर्कल के लिए कर रहे हो, है ना, और मतलब रिंग के लिए, सेमी सर्कल के लिए, क्वाड के लिए। तो ये और अगर किसी भी एंगल पे दे देंगे, ऐसे आर्क दे दिया, आपको बोल दिया इस आर्क पर ऐसे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसके लिए बताओ, इसके लिए निकाल दोगे जो फॉर्मूला आएगा, उस फॉर्मूले से आप सेमी सर्कल का भी निकाल सकते हो, क्वाड का भी निकाल सकते हो, इवन आप रिंग का भी निकाल सकते हो। कहाँ पर, सेंटर पे उसके, लेकिन कहाँ पर, उसके सेंटर पे। ठीक है, तो वही वाली बात क्या करेंगे, एक इस बार में थोड़ा सा एक हिसाब करता हूँ मैं इसको। अरे इसको बीच में से ऐसा थोड़ा सा हमने बांट दिया, इसको हमने बीच में से ऐसा बांट दिया। इस पूरे एंगल को ले लिया मैंने फाई, क्या ले लिया, फाई। ये पूरा एंगल कितना है, फाई है। ठीक है, यहाँ से मैंने एक छोटा सा डी क्यू काटा। अरे वाह, यहाँ से हम छोटा सा डी क्यू काटेंगे। ठीक है, ऐसे चलो 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 चलो। ठीक है, ठीक है, ये एंगल हमारे पास हो गया डी थीटा, और यहाँ सेंटर, ये जो सेंटर की हमने लाइन जिसको बांटी है सेपरेटेड, ये हो गया हमारा थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं है ना बेटे, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। यहाँ से आ जाएगा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जरा ध्यान से देखो, ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ये थीटा तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा डी ई कॉस थीटा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास डी ई साइन थीटा। अच्छा जरा ध्यान देखो, यहाँ सिमेट्रिक वाला हिसाब किताब बन रहा है, जरा ध्यान से देखो, ये सिमेट्रिक वाला हिसाब किताब बन रहा है। यहाँ पर भी अगर इसके सेंटर से इधर भी अगर हम छोटा छोटा डी क्यू काटे, तो हर डी क्यू का एलिमेंट का इधर की साइड पे क्या बनेगा, एक छोटा छोटा डी बनेगा, और उसके भी दो कंपोनेंट बनेंगे, एक तो ये बनेगा, ठीक है, इधर बनेगा डी ई साइन थीटा, इधर बनेगा डी ई कॉस थीटा। अभी साइन थीटा वाला कंपोनेंट साइन थीटा वाले कंपोनेंट को खत्म कर देगा। देखो पिछलों की तरह बिल्कुल बढ़िया चल रहा है। एक हमने क्या लिया है, एक जनरल प्रॉब्लम में क्या लिया है, हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करा है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन आर्क ले लिए हमने एक आर्क ले ली, उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करा है यूनिफॉर्मली। वो क्यू चार्ज हमने इस पे यूनिफॉर्मली ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। हमने बोला है इसका जो एंगल है कुछ भी हो सकता है, फाई ले लिया, है ना। अब वो फाई एंगल 90 भी हो सकता है, 180 भी हो सकता है, 30, 60, 45 कुछ भी हो गया, तो एक ये जर्नल केस बनेगा। यहाँ से एक जर्नल फॉर्मूला आएगा, आप किसी भी एंगल के लिए निकाल सकते हो। क्या बात है, समझ में आ रहा है क्या मेरे भाई, समझ में आ रहा है क्या मेरे भाई। चलो मेरे भाई, मेरी बहन, मेरी दोस्त, मेरे सखा, जरा समझो इस बात को। तो इसका डी क्यू का दो कंपोनेंट बनेगा, डी साइन थीटा, डी कॉस थीटा। ऐसे ही सिमेट्री आ रही है इसमें, यहाँ पर इसका एक अपोजिट एंगल एक अपोजिट सिमेट्री में डी क्यू यहाँ से भी काटोगे तो उसके भी ऐसे ही दो कंपोनेंट बनेंगे। देखो यहाँ पे डी क्यू काटो, यहाँ पे भी डी क्यू मिलेगा, यहाँ पर डी क्यू, यहाँ पे डी क्यू, मतलब यहाँ पर क्या है, सिमेट्री अवेलेबल है। और सिमेट्री की वजह से यहाँ पर हर किसी के दो कंपोनेंट बनेंगे, जिसका डी ई साइन थीटा, डी ई साइन थीटा से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी हमको क्या करना पड़ेगा, इन छोटे छोटे डी क्यू का छोटा छोटा डी ई को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सारी कौन से कंपोनेंट को जोड़ने के बाद आ रही है, डी ई कॉस थीटा कंपोनेंट को जोड़ने के बाद आ रही है। अब जरा ध्यान से सुन लो और समझ लो, अब जरा ध्यान से सुन लो और समझ लो। ये जो डी ई होता है हमारा, ये डी बड़ा प्यारा होता है, इसको बोलते हैं के, ठीक है, इसका रेडियस मान लो आर है, ठीक है। तो के क्यू के डी क्यू बाय आर स्क्वायर, इस डी क्यू को हम कुछ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, इस डी क्यू को लैम्डा बाय डी एल लिख सकते हैं। क्या बात है,
है ना, क्यों लिख सकते हैं, है ना। ये चीज़ अगर तुमने पूछ ली तो लो चलो मैं बता देता हूँ। अगर ये चीज़ तुमने पूछ ली तो भाई मैं बता देता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ भाई, ऐसे, है ना, नहीं समझ आ रहा, ऐसे लिख सकता हूँ भाई। अच्छा, के लैम्डा डीएल के बदले में क्या लिख सकता हूँ, क्या यहाँ पे आर डी थीटा लिख सकता हूँ क्या। अरे ये कैसे लिख दिया, अरे अभी तो बताया था भाई, इसको ऐसे लिखा मैंने, ऐसे ऐसे, आर का बोन रेडियस, आर का बोन रेडियस, ये इसका आर्क है, ये यहाँ से छोटा सा छोटा डीएल है भाई, ये डीएल डिस्टेंस है, ये टी थीटा आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। चलो आर से आर कट गया तो हमारे पास डी ई क्या आ गया, हमारे पास आ गया डी के लैम्डा बाय आर डी थीटा। बहुत बढ़िया सर, ये आपने डी थीटा वाली टर्म में क्यों लेके आए, दिख रहा है ना कोस थीटा, और सबके लिए थीटा की वैल्यू अलग होगी, इसलिए भाई, इसलिए लेके आए। सो जो अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ये तो तुम्हारे लिए मजेदार हो गई, डीई के बदले के लैम्डा बाय आर लिख दो, और यहाँ पर कॉस थीटा इंटू में डी थीटा लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। के को बाहर ले लो, लैम्डा को बाहर ले लो, आर को बाहर ले लो, कॉस थीटा को अंदर रहने दो, डी थीटा को अंदर रहने दो, और ई नेट की वैल्यू मुझे बता दो कहाँ से कहाँ। जरा ध्यान से देखो, ये पूरा एंगल है फाई, ठीक है, इसको बीच में से बांटा है, तो आप किसी भी इस तरफ वाले को पॉजिटिव ले लो तो इधर वाला नेगेटिव, इधर वाला नेगेटिव ले लो तो इधर वाला पॉजिटिव, ठीक है। तो मैं इधर वाला अपना नेगेटिव लेके चल रहा हूँ, तो मैं बोल दूंगा नेगेटिव 5/2 से पॉजिटिव 5/2 तक इंटीग्रेट करना है भाई, पूरा फाई है, बीच में से बांट दिया, इधर 5/2 इधर 5/2, ये पूरा एंगल कितना है, फाई है, इधर 5/2 इधर 5/2, मैंने इसको नेगेटिव लिया तो नेगेटिव 5/2 से पॉजिटिव 5/2 तक क्या कर रहा हूँ मैं, इंटीग्रेट कर रहा हूँ, आपको दिक्कत तो नहीं है ना, ठीक है। आप इसको ले लो नेगेटिव, इसको पॉजिटिव ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आएगा यार, आंसर सेम आएगा, क्या बात है। चलो बहुत बढ़िया। सो है ना, फिर थोड़ा बस तरीका चेंज। सो के लैम्डा बाय आर, ठीक है। अच्छा, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन मुझे बताएगा कोई। सो हमारे पास कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, बड़ा सिंपल सा होता है, साइन थीटा होता है भाई, और कुछ नहीं होता, ठीक है। कहाँ से कहाँ करना है, -π/2 से प्लस का π/2 तक इंटीग्रेट करना है। सो बस पुट कर दो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्या बात है। अब इधर पुट कर देंगे हम लोग के लैम्डा बाय आर, अपर लिमिट कितनी है बेटा, साइन 5/2 माइनस, और लोअर लिमिट कितनी है, साइन माइनस का 5/2, और ये डब्बा साइन माइनस थीटा, जिनको नहीं पता उनको बता दूं, साइन माइनस का थीटा बाहर आता है तो माइनस साइन थीटा भी बुला सकते हैं इसको, ये ट्रिग्नोमेट्री वाला सिस्टम है, ये ट्रिग्नोमेट्री में सिखाया जाता है। साइन के अंदर अगर माइनस का थीटा है तो आप ये माइनस बाहर लिख सकते हो, इसको माइनस साइन थीटा लिख सकते हो, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो साइन 5/2, तो साइन 5/2 साइन 5/2 कितना हो जाएगा, 2 साइन 5/2। सो ई नेट बराबर में 2 के लैम्डा बाय आर साइन 5/2, ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास ई नेट की वैल्यू आ गई। अच्छा देखो, ये आ गया जर्नल आर्टिकल का जर्नल फॉर्मूला, जर्नल इस प्रॉब्लम है, ये जो जर्नल प्रॉब्लम है आर्क के लिए, इसके लिए आ गया एक जर्नल फॉर्मूला। अगर आपको इसी से अगर बोलूँ मुझे सेमी सर्कल बता दो सर, मुझे सेमी सर्कल बता दो, मुझे सेमी सर्कल वाला फॉर्मूला क्या, यहीं से, अरे सेमी सर्किल, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई शायद, चलो अब सही हो गई। सेमी सर्कल के लिए अगर मेरे को ई नेट का फॉर्मूला चाहिए तो कैसे निकालोगे, अभी याद है ना, देखो आपको वो सारे केसेस याद होते हैं तो ठीक है, अगर याद होने चाहिए यार, ठीक है। और अगर आपको जैसे सिर्फ फॉर्मूला की बात करूं, अगर आप क्वेश्चंस कर रहे हो तो अगर आपको ये याद है तो आप सेमी सर्कल का फॉर्मूला बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, सेमी सर्कल के केस में ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा ना, तो साइन 180/2 साइन 90 हो जाएगा, साइन 180/2 साइन 90 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको फाई की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी, 180 रखनी पड़ेगी गुरुजी। साइन की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी, 180 रखनी पड़ेगी। 180/2 कितना हो जाएगा, 180 का आधा साइन 90 हो जाएगा। और साइन 90 कितना होता है, साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। तो हमारे पास ई नेट का क्या आ जाएगा, ई नेट का आ जाएगा 2k लैम्डा बाय आर, 2k लैम्डा बाय आर। आ गया क्या समझ में, क्या आ गया क्या समझ में। ऐसे अगर आप क्वाड के लिए करना चाहते हो तो आप खुद से कर लेना, क्वाड के लिए करना चाहते हो तो फाई की वैल्यू कितनी रख दोगे, 90 रख दोगे, तो यहाँ पर साइन 45 आ जाएगा, है ना। साइन की वैल्यू कितनी रख दोगे, यहाँ पे 45 आ जाएगा, 45 साइन 45 को पुट करना और हमारे पास आ जाएगा ई नेट, ठीक है। इसको छाप लो, इसको छाप लो भाई। तो आइए जरा लास्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 6। हम लोग क्या करेंगे, अब आपको मैंने आपको जितने कर्व वाले थे यानी सेमी सर्कल, सर्कल रिंग, ठीक है, सेमी सर्कल और क्वाड हो गया और एक आर्क हो गया, इन चारों का कराया। उसके अलावा हमने एक फाइनाइट वायर का लिया था, उसके एक्सिस पे निकाला था। अब हम वही पहला प्रश्न का फाइनाइट वायर या रोड ले लेंगे, ये हमारा पहला ही प्रश्न ले लेंगे दोबारा से, बस इस बार जरा हम उसके एक्सिस पे नहीं रखेंगे, इस बार हम उसके एक्सिस पे नहीं रखेंगे,
है ना। ये हमारे पास एक फाइनाइट वायर है या रॉड मान लो, ठीक है। हम इसके सेंटर से भी नहीं लेंगे, ठीक है। सेंटर वाला केस आप खुद से कर लीजिएगा, हम आपको जर्नल केस दिखा रहे हैं। कहीं से भी मान लीजिए ये कोई सेंटर का पॉइंट तो है नहीं, इससे ऐसे p डिस्टेंस या p डिस्टेंस कर ऐसे x डिस्टेंस दूर एक पॉइंट है P। इस P पॉइंट पर हम आपसे पूछ लिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, तो आपको बताना पड़ेगा। यही हमारा प्रश्न है। इस पे आ रहा है क्या समझ में? ये पूरा डिस्टेंस कितना है? ये पूरा डिस्टेंस हमने कैपिटल L माना हुआ है। हम क्या करेंगे, फटाफट से यहाँ से एक ऐसे खींचेंगे, एक यहाँ से ऐसे खींचेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है ना आपको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए 1 मिनट, जरा 1 मिनट। ऐसे हमने यहाँ से खींचा, यहाँ से खींचा। इस एंगल को हमने मान लिया θ1। इस एंगल को कितना मान लिया बेटा? θ2। θ1 और θ2 कोई समझ में आ रहा है? सबको समझ आ रहा है, हमको भी आ रहा है। यहाँ से अब क्या करेंगे, हम लोग DQ काटेंगे। यहाँ से हम लोग क्या काटेंगे? DQ काटेंगे। आपको पता है, हमको पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए ही पता होता है। यहाँ से ऐसे ऐसा ऐसा थोड़ा सा, ये डायग्राम बनने में बहुत दिक्कत होती है यार। अरे सीधा बन जा भाई, सीधा बन जा, सीधा बन जा। बन गया, चलो ये बन गया, ये और ये ई बन गया। चलो बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है ना सबको? बहुत बढ़िया। तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी वो जाएगी DE। हमने इसको लिया है फाई एंगल, हमने इसको लिया है फाई एंगल। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा D फाई। ये लेंथ कितनी हो जाएगी? DL लेंथ हो जाएगी। और इसको हमने जो है, ये इसको जो हमने L, स्मॉल L लेंथ, X से स्मॉल L लेंथ ऊपर हमने एक छोटा सा DQ काट दिया है ना, जिसका खुद का लेंथ कितना है? DL है। और इससे एक आर्क बनाई, और इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है छोटी सी, इस DQ की वजह से जो छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है D, वो ये है। इसके 2 कंपोनेंट बनेंगे भाई, इसके 2 कंपोनेंट बनेंगे भाई, इसके 2 कंपोनेंट बनेंगे। चलो ऐसे बना लेते हैं थोड़ा गाढ़ा। चलिए ये फाई, तो ये भी फाई, फाई फाई। तो ये हो जाएगा हमारे पास DE cos फाई, और ये हो जाएगा हमारे पास DE sin फाई, ठीक है। वो हो जाएगा DE cos फाई, हो जाएगा हमारे पास DE sin फाई। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? सबको समझ आ रहा है ना? ये cos फाई, ये sin फाई। अच्छा, ये हमारा x में कंपोनेंट है। इसको अच्छा ध्यान से देखो, ये जो x वाला कंपोनेंट है ये इसके परपेंडिकुलर है। तो कई जगह पर आपको किताबों में E परपेंडिकुलर भी दिखाएगा, और इसको हम लोग EY वाले को कई जगह पर आपको दिखाएगा E पैरेलल भी दिखाएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना? समझ में आ रहा है ना सबको? अच्छा, ऐसे छोटे छोटे DQ का कटेगा। अच्छा, इसको देखो, इसको और इसको कोई कैंसिल नहीं कर रहा, इसको और इसको कोई कैंसिल नहीं करना, ठीक है। हाँ, अगर सेंटर पे होता गुरुजी, अगर सेंटर पे होता तो सिमेट्री वाला कंसेप्ट तब देखते हैं कि भाई इधर से भी DQ काट लिया, उसके भी 2 कंपोनेंट बनेंगे सेम एंगल पे। लेकिन इधर सिमेट्री वाला कंसेप्ट नहीं है ना, क्योंकि ऐसा जर्नल केस लिया हमने। ऐसा कौन सा लिया है? जर्नल केस लिया है, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखो, कोई कंपोनेंट कट नहीं रहा, तो हमको क्या चाहिए होगा? हमको EX वाला कंपोनेंट भी चाहिए होगा, EY वाला कंपोनेंट भी चाहिए होगा, ठीक है। तो जरा एक काम करते हैं, सबसे पहले हम DE निकाल लेते हैं। DE सबको पता है क्या होता है? K DQ बाय R²। क्या हो गया हमारे पास? K DQ बाय R²। यहाँ से हम लोग, आपको पता है, Q के बदले क्या लिख देंगे? लैम्डा इंटू DL लिख देंगे। कैसे लिख देंगे? ऐसे लिख देंगे, DQ बाय DL ऐसे लिख देंगे भाई। ये क्या होता है? लीनियर चार्ज डेंसिटी वाले से हमको पता है। सबको समझ आ रहा है क्या? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, जरा आगे बढ़ते हैं। अच्छा ध्यान दो, यहाँ cos फाई की टर्म है, यहाँ sin फाई की टर्म है। अगर हमको चाहिए क्या? हमको EX वाला टर्म चाहिए होगा, EY वाला टर्म चाहिए होगा, दोनों चाहिए होगा ना, कैंसिल तो नहीं हो रहा। हमको EX वाला टर्म भी चाहिए, EY वाला भी टर्म चाहिए। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। इसको इंटीग्रेट करोगे तो cos फाई, देखो फाई की वैल्यू चेंज हो रही है, तो फाई की टर्म में इंटीग्रेट करेंगे तो D हमारे में, D वाले टर्म में हमारे हमको क्या चाहिए? D फाई चाहिए होगा। उसी के बेसिस पे हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, है ना। ये बात समझ में आनी चाहिए। इसको हमको और इलेबोरेट करना पड़ेगा और खोलना पड़ेगा, जिससे हमारा टर्म ये वाला क्या इसमें क्या आ जाए? D फाई आ जाए, और कुछ नहीं चाहिए। तो क्या करते हैं, हम लोग ट्रायंगल ले लेते हैं। हम लोग एक ट्रायंगल ले लेते हैं। ये वाला जो ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये वाला मस्त जो ट्रायंगल दिख रहा है, अरे अरे वाह, इसका नाम दे दो, चाहे इसका नाम दे दो। नहीं समझ आ रहा तो ये ऐसे ऐसे बना लो, नाम छोड़ो, ये ऐसे मस्त ट्रायंगल दे दो। ये ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये x है, ठीक है। ये वाला जो डिस्टेंस है हमारे पास, हमने क्या लिया हुआ है? r माना हुआ है, ये r है भाई साहब। ये हमारे पास क्या है? L डिस्टेंस है, तो DQ है। ये हमने ले लिया ट्रायंगल, ये हमारे पास एंगल है फाई। तो यहाँ से हम cos फाई की वैल्यू निकाल देते हैं। क्या निकाल देते हैं? किसकी वैल्यू निकालेंगे? cos फाई की। cos फाई क्या होगा? बेस अपॉन में हाइपोटेनस। क्या आ गया? बेस अपॉन में हाइपोटेनस। यहाँ से हम r की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि r हमने खुद से चुना है, तो r क्या आ जाएगा हमारे पास? तो आ जाएगा r हमारे पास x cos फाई। कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है। अच्छा बहुत बढ़िया।
अब एक काम करो, इसी ट्रायंगल में हम लोग क्या ले लेंगे, tan phi ले लेंगे। क्या ले लेंगे, tan phi। tan phi क्या होता है बेटा, tan phi होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस कितना दे रखा है, x दे रखा है, l/x परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अच्छा एक काम करो, इसका डिफरेंशिएट कर लो, इसको डिफरेंशिएट कर लो, है ना। यहाँ से एक काम करो, एक मिनट रुको जरा, इसको इधर भेजो, x tan phi, इधर आ गया l, है ना। यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, l आ गया। अब एक काम करो, इसको हम लोग कर लेते हैं डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएट, ठीक है, जल्दी से करते हैं, डिफरेंशिएट, ठीक है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू डी फाई, ठीक है। चलो ठीक है, इसका डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू डी फाई। हमने कुछ नहीं करा बेटा, मैंने आपको बताया कि देखो हमने यहाँ तक डी निकाला, अब आपको पता है इसका इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो हमारे पास ये जो डी वाली टर्म है, यहाँ पर ये जो डी वाली टर्म है, हमको उसको इंटीग्रेट करने के लिए यहाँ पर क्या चाहिए, डी फाई वाला टर्म चाहिए। तो उसके एक तो मैंने यहाँ पर आर की वैल्यू निकाल ली और यहाँ पर मैंने ये कर लिया। अब इससे क्या होगा, देखो डिफरेंशिएशन से देखो, एल का डिफरेंशिएशन करोगे तो डी एल बाय डी फाई आ जाएगा इधर की साइड। इधर क्या होगा, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन आ जाएगा sec स्क्वायर फाई। अब सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करोगे, आपको आता है ना प्रोडक्ट रूल, सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन dx बाय डी फाई 0 हो जाएगा, तो उसकी तो बात खत्म कर देते हैं। तो हमारे पास डिफरेंशिएशन करने के बाद ये आ गई वैल्यू, ठीक है। यहाँ से हम क्या dl की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या यहाँ से हम लोग dl की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आ जाएगा x sec स्क्वायर डी फाई, यहाँ से dl की वैल्यू आ गई x sec स्क्वायर डी फाई। अब जरा ध्यान से देखो, ये डी उठा लो, ये हमारे पास डी उठा लो, डी क्या था, सो यहाँ लिख दो सो हमारे पास जो डी है, डी बराबर है के लैम्डा, डीएल के बदले क्या रख देंगे, x sec स्क्वायर डी फाई बाय, अब ये आर स्क्वायर, जरा देखो ये आर स्क्वायर दिख रहा है आपको, इस आर के बदले हम क्या रख देंगे, x बाय cos फाई। तो x स्क्वायर और ये cos स्क्वायर फाई क्या आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो इनटू में cos स्क्वायर फाई। अब जरा ध्यान से देखो, cos स्क्वायर को क्या 1/sec स्क्वायर लिख सकते हैं, cos स्क्वायर को 1/sec स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इससे ये कैंसिल हो गया, एक x से एक x कैंसिल हो गया। सो हमारे पास डी कितना आ गया, के लैम्डा बाय एक्स इंटू में डी फाई। मजा आ गया भाई, हमारे पास डी ये निकल के आ गया डी फाई के टर्म में। अब तो चीज़ें हो गई हैं आसान, तो क्या कर लेंगे, हमको चाहिए x वाला कंपोनेंट, x वाले कंपोनेंट के लिए हमको क्या चाहिए, डी cos फाई का इंटीग्रेशन करना है, कहाँ से कहाँ इंटीग्रेशन करना है भाई, कहाँ से कहाँ इंटीग्रेशन करना है। क्या आपका इंटीग्रेशन θ2 से θ1 तक करना है क्या आपको, हाँ भाई यही बात है, हमको θ2 से इंटीग्रेशन करना है θ1 तक। सो हमारे पास ई एक्स बराबर, या ई पे आप परपेंडिकुलर भी लिख सकते हो उसे, डी की वैल्यू हमारे पास के बाहर आ जाएगा, लैम्डा बाहर आ जाएगा, एक्स भी बाहर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, एक्स भी फिक्स है। अंदर क्या बचेगा हमारे पास, cos फाई डी फाई, जब इसकी वैल्यू यहाँ पुट करोगे, ठीक है। सो हमारे पास θ2 से θ1, सो ई एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, के लैम्डा बाय एक्स। कॉस का इंटीग्रेशन हमारे पास कितना होता है, कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन, कॉस का इंटीग्रेशन कितना होता है हमारे पास, साइन फाई होता है। कहाँ से कहाँ करना है हमें, θ2 से θ1 करना है। सो ई एक्स बराबर में के लैम्डा बाय एक्स, अपर लिमिट साइन θ1 माइनस में क्या आ जाएगा, साइन θ2, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। हमारे पास क्या आ गया, साइन θ1 माइनस में साइन θ2। अच्छा एक चीज रह गई शायद, हाँ क्या रह गया, अच्छा एक मिनट एक बात रह गई बेटा, अगर ये लाइन है हमारी, ठीक है, θ1 अगर हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो θ2 में नेगेटिव लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये चीज़ रह गई थी। आई एम सॉरी गाइस, आई एम सॉरी बच्चे लोग, आई एम सॉरी, यहाँ से -θ2। अच्छा ये वाली बात खुद से समझो ना, ठीक है, कई बार हो जाता है, स्किप हो जाती है दिमाग से, उसके लिए मैं खेद चाहता हूँ, बहुत माफ़ी। आप समझो, देखो अगर यहाँ पर ये इसके ऊपर वाले एंगल आप सारे पॉजिटिव ले रहे हो तो इसके एंगल वाले नीचे वाले सारे एंगल क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो आप इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ करोगे, -θ2 से प्लस का θ1 करोगे, -θ2 से प्लस का θ1 करोगे। बस अब देखो कमाल देखो, यहाँ से हमारे पास ई एक्स आ जाएगा के लैम्डा बाय एक्स, यहाँ जाएगा साइन θ1। अब देखो साइन -θ2 क्या हो जाएगा, माइनस बाहर आ जाता है, आपको पता है
कि जो हमारा साइन होता है, अगर इसके पास माइनस थीटा होता है तो इसको हम माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं। आ रही है ना बात समझ में? तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो साइन थीटा 2। यहाँ से हमारे पास आ गई ई एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, यहाँ से हमारे पास क्या आ गई, ई एक्स की वैल्यू आ गई। दिख रहा है क्या आप सबको? सबको क्या दिख रहा है? बहुत बढ़िया। ठीक है, अच्छा एक काम करिए, इस साइड का मैं मिटो रहा हूँ, यहाँ पर मैं ई वाई निकाल रहा हूँ, है ना? ठीक है, ई वाई निकाल रहा हूँ। आशा करता हूँ अगर आप वो वाला आपने लिखा नहीं आता तो कहीं पे वीडियो को रोक के आप देख लेना। ई वाई यहाँ से निकाल लेते हैं। सो ई वाई हमारे पास क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ई साइन थीटा। ठीक है, सो ई वाई बराबर में हो जाएगा हमारे पास, देखो डी की वैल्यू क्या है हमारे पास, के लैम्डा एक्स, अंदर क्या बचेगा, साइन थीटा इंटू में डी थीटा। साइन थीटा के जो इंटीग्रेशन हो जाता है हमारे पास वो हो जाता है माइनस का कॉस थीटा। कहाँ से कहाँ इंटीग्रेशन करोगे, माइनस थीटा 2 से प्लस का थीटा 1, माइनस थीटा 2 से प्लस का थीटा 1 करेंगे। अच्छा ये साइन फाई है, साइन फाई है भाई, हमारे पास डी ई साइन फाई है ना? और कहाँ हमारे पास डी साइन फाई है, डी फाई की रिस्पेक्ट में करेंगे इंटीग्रेशन। कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ रहा है क्या? बहुत बढ़िया। ठीक है, के लैम्डा बाय एक्स ले लिया, साइन फाई का इंटीग्रेशन होता है माइनस में कॉस फाई हो गया। कहाँ से कहाँ करेंगे इंटीग्रेशन, माइनस थीटा 2 से प्लस का थीटा 1 करेंगे। यहाँ से ई वाई निकाल लेते हैं। सो ई वाई बराबर में के लैम्डा बाय एक्स, ठीक है, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, अपर लिमिट, अपर, एक काम करो माइनस वाला साइन ना बाहर ले लो, ये माइनस वाला साइन ले लो बाहर, ये ला माइनस वाला साइन ले लो बाहर। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, मैंने माइनस वाला साइन ले लिया बाहर, तो ये हो गया माइनस का के लैम्डा बाय एक्स। कोई दिक्कत नहीं है, माइनस का के लैम्डा बाय एक्स हो गया। अब ये हो गया था पॉजिटिव का कॉस फाई। अब मैंने क्या करा, अपर लिमिट, ठीक है, मैंने क्या करा, अपर लिमिट यानी कॉस थीटा 1 माइनस लोअर लिमिट कॉस माइनस थीटा 2। अच्छा, माइनस कॉस थीटा 2 जो होता है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाया करता है। ठीक है, माइनस कॉस थीटा, आप खुद से देखो ना, ऊपर की साइड उधर की साइड पॉजिटिव थीटा होता है तो नीचे की साइड माइनस थीटा होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस जो होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव। तो ये हो जाएगा कॉस, यानी नहीं भी समझ आता तो सिंपल सी बात याद रखो, कॉस माइनस का थीटा बराबर होता है कॉस थीटा के पॉजिटिव। बात खत्म, छोड़ो ये सब भी छोड़ो। तो हो जाएगा पॉजिटिव का थीटा, तो दैट इज हमारे पास क्या आ गया, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ठीक है, माइनस के लैम्डा बाय एक्स ई वाई। अच्छा, अब ये जो माइनस का साइन है इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे वापस, इसको हम वापस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। सो दैट इज ई वाई हमारे पास आ जाएगा, माइनस अंदर जाएगा तो हमारे पास आएगा के लैम्डा बाय एक्स, तो आ जाएगा हमारे पास ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा पॉजिटिव, वाला हो जाएगा नेगेटिव। सो कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, बस दैट्स इट। क्या हमारे पास ई एक्स आ गया, क्या हमारे पास ई वाई आ गया? क्या आपको बात समझ में आ गई? तो हमारे पास ई एक्स ई वाई आ गया। अच्छा, नेट चाहिए तो आपको पता है ना, ई नेट बराबर हो जाएगा अंडर रूट में ई एक्स का स्क्वायर प्लस में ई वाई का स्क्वायर। ठीक है, और आपको जब क्वेश्चन आएंगे तो पहले ई एक्स निकाल लोगे, अब देन ई वाई निकाल लोगे, फिर जो भी आएगा उसका ई नेट डायरेक्ट वहां से निकाल लेना, है ना? इसके लिए कोई जर्नल फॉर्मूला में ई नेट का नहीं लिख रहा, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आप ई एक्स और ई वाई, अच्छा क्योंकि मैंने बोला ई एक्स को आप यहाँ पर परपेंडिकुलर, ई परपेंडिकुलर भी बोल सकते हो, ई पैरेलल भी, तो यही हमारा ई परपेंडिकुलर पैरेलल आया है और यही हमारा क्या आया है, ई परपेंडिकुलर आया है। आ रही है बात समझ में? अच्छा, इसी में एक केस देख लेते हैं, क्या केस, कि अगर ये वायर ये रोड जो है अगर ये इनफाइनाइट हो जाए, क्या हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए। क्या बात है बेटा, बहुत देर से पेशेंस बना के बैठे हो, पूरी वीडियो देख रहे हो, अगर यहाँ तक पहुंचे हो तो बहुत बढ़िया बात है। जस्ट 5 मिनट लूंगा, खत्म करूंगा, और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप यहाँ तक पहुंचे हो। ठीक है, अपने लिए भी कि हमारी वीडियो देख रहे हो, और दूसरा इसके लिए कि आपको समझ आ रहा है तभी तो आप यहाँ तक पहुंचे हो। तो आपने जो पेशेंस बना के यहाँ तक पढ़ा ना, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ मैं। सो फटाफट से समझो इसका एक लास्ट केस, कि अगर ये वायर इन्फाइनाइट हो जाती है, ठीक है, तो कुछ सोचो इन्फाइनाइट वायर हो जाएगी, तो ये जो एंगल है, ये थीटा 1 और थीटा 2, ये एंगल ऐसे 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 बढ़ते हुए इन्फाइनाइट एंगल हो जाएंगे। इन्फाइनाइट एंगल कह रहा हूँ, समझो ये रोड है, ठीक है, ये रोड है। अगर मान लो ये रॉड जो है इन्फिनाइट हो जाए, यहाँ ऐसे इन्फिनाइट, पॉजिटिव इन्फिनिटी से ऐसे माइनस इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल एकदम ऐसे, ये एंगल ऐसे बढ़ते 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 इन्फिनाइट के लिए एकदम खड़े हो जाएंगे। सो थीटा 1 बराबर हो जाएगा थीटा 2 के, और ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे 90 के।
इनफाइनाइट के केस में थीटा 1 और थीटा 2 क्या आ जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे और ये दोनों ही किसके बराबर हो जाएंगे, 90 के। अच्छा थीटा 1 90 हो जाएगा, थीटा 2 भी 90 हो जाएगा। तो इनफाइनाइट केस के लिए जो आपका EX और EY आएगा, यहाँ पर आप sin 90 की वैल्यू रख लेंगे। sin 90 क्या होता है भाई, sin 90 क्या हो जाता है आपके पास, cos 90 तो आपके पास हो जाता है 0। ठीक है, तो यहाँ पर पैरेलल वाले केस में तो इनफाइनाइट के ई पैरेलल वाले केस में तो ई पैरेलल हो जाएगा 0 और EX की वैल्यू हो जाएगी sin 90 1 होता है 1 1 2, तो 2k लैम्डा बाय x हो जाएगा इनफाइनाइट वाले केस में। क्या बात समझ आई, नहीं समझ आई तो दोबारा सुनो कि मैंने बोला कि अगर ये वायर इनफाइनाइट हो जाए, ये रोड इनफाइनाइट हो जाए, है ना, तो इनफाइनाइट हो जाएंगे तो एंगल बढ़ता 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 ऐसे खड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो जो इसका थीटा 1 है वो थीटा 2 के बराबर हो जाएगा और थीटा 1 थीटा 2 ऐसे एकदम एंगल जब खड़े हो जाएंगे तो 90 बन जाएगा, तो थीटा 1 थीटा 2 90 हो जाएगा। इनफाइनाइट केस में अगर आप EX और EY निकालना चाहते हो, ठीक है, इसका भी तो EX EY इसी जर्नल फॉर्मूले से आएगा। अब वहां पर थीटा 1 थीटा 2 की वैल्यू क्या पुट कर दो, 90 पुट कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको यहां तक जो आज हमने करा, हमने क्या करा, हमारी जो लीनियर चार्ज बॉडीज थी उन पर किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं ये हमने करा। ठीक है, और